हे फ्रेंड्स व्हाट्सअप वंस अगेन क्रॉनिक मीडिया की टीम आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन इसेकाई एनिमे लेके आ चुकी है। और अगर आप सभी को भी हमारा जो वीडियो था मिस्टेकनली रीइंकार्नेटेड वाला सीरीज वो पसंद आया था तो आपको ये वाला एनिमे भी बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि इसमें भी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो गलती से एक दूसरे दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है और उसके बाद वो अनलॉक करता है बेइंतहा बहुत ही खतरनाक शक्तियाँ। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थैंक्स कहना चाहेंगे मंजू विक्रम को फॉर ज्वाइनिंग आवर मेंबरशिप। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एनिमे के स्टार्टिंग में हमें एक दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पे जो ह्यूमंस रहते हैं वो डेमी ह्यूमंस के साथ रहते हैं, लेकिन यहाँ पे अंतर ये रहता है कि जो डेमी ह्यूमंस है उन सभी को एकदम भी अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा होता है। जो इंसान रहते हैं वो उनसे जबरदस्ती एकदम काम करवाते हैं, लेकिन उन सभी को पैसे तक नहीं देते हैं। लेकिन उन सभी के बीच में जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है जिसका नाम होता है बनाजा, वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे दिल का होता है और वो डेमी ह्यूमन से जब भी काम लेता है तो वो उन सभी को अच्छी तरीके से पे भी किया करता है, जिसकी वजह से जितने भी लोग रहते हैं वो उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखते हैं। और जो डेमी ह्यूमन थे वो भी उसे मना करते हैं उसे पैसा देने के लिए, लेकिन वो बात नहीं मानता है और उनके मेहनत का पैसा उन्हें देता है। इसी तरीके से जो डेमी ह्यूमंस थे वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसके दोस्त बन जाते हैं और वो के बीच में बहुत ही ज्यादा फेमस भी हो जाता है। लेकिन एक समय की बात है जब अचानक से जो बोनाजा था उसके ऊपर एक बहुत ही तेज लाइट चमकती है और वो सीधा एक जगह टेलीपोर्ट हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है। और सारे जितने भी लोग थे वो लोग देखते हैं कि जो बोनाजा था वो तो अचानक से कहीं गायब हो गया। फिर हमें बनाजा का सीन दिखाया जाता है जो कि एक दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया था और उसे भी समझ में नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ पे वो क्या कर रहा है। लेकिन फिर वो ध्यान देता है तो सामने उसके बहुत सारे जो लोग रहते हैं वो खड़े रहते हैं और वो लोग बोल रहे होते हैं कि फाइनली जो हमारे दुनिया को बचाने वाले हीरो है वो यहाँ पे आ चुके हैं। और वो सारे लोग एकदम बनाजा के सामने झुक जाते हैं, जिसमें जो बनाजा था वो उन्हें बोलता है कि आप सभी से कुछ गलती हो गई है, यहाँ पे जो मैं आपका हीरो बिल्कुल भी नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर इंसान हूँ। जिसपे वो लोग उसकी बात नहीं मानते हैं और उसका स्टेटस चेक करने लगते हैं। और जैसे ही वो लोग उसका स्टेटस चेक करते हैं तो वो भी एकदम शॉक्ड रह जाते हैं, क्योंकि जो बनाजा रहता है उसका जो स्टेटस रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम लो लेवल का रहता है। उसके ज्यादातर जितने भी स्किल्स थे वो लेवल 1 के ही थे, जिस चीज को देख के वो लोग भी समझ जाते हैं कि जो बनाजा है वो गलती से यहाँ पे टेलीपोर्ट हो गया है और उसको तो यहाँ पे आना भी नहीं चाहिए था। जिस पे जो बनाजा था वो उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसको अपनी दुनिया में भेज दे, लेकिन उतनी ही देर में वहाँ दूसरा एक इंसान को भी टेलीपोर्ट किया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर लग रहा होता है। और वो बनाजा के स्टैट्स को देख के उसका मजाक भी उड़ाने लगता है कि तुम सच में यहाँ पे अपने आप को हीरो बोल रहे हो, लेकिन तुम तो बिल्कुल भी अच्छे हीरो नहीं हो। उस दुनिया के जितने भी लोग थे वो उस हीरो की बहुत ही ज्यादा एकदम तारीफ करने लग जाते हैं, क्योंकि वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर था और उसके स्टैट्स भी बहुत ही अच्छे थे। इसी वजह से जो बनाजा रहता है उसकी रिक्वेस्ट कोई सुनता ही नहीं है और उसे इग्नोर कर दिया जाता है और उसे अपनी दुनिया में टेलीपोर्ट भी नहीं किया जाता है। इसी वजह से जो बनाजा रहता है वो बहुत ही ज्यादा एकदम उदास हो जाता है और वो बालकनी में आके सोचने लगता है कि आखिरकार वो उस दुनिया में आया ही क्यों है, यहाँ पे तो उसकी कोई भी अहमियत नहीं है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो इस दुनिया का राजा रहता है वो बोलता है बोनाजा को कि देखो हमने तुम्हें यहाँ पे गलती से टेलीपोर्ट तो कर लिया है, लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहता हूँ कि अभी जिस जगह से हम तुम्हें यहाँ लेके आए हैं उसी जगह से हम लोग तुम्हें दोबारा वहाँ नहीं भेज सकते, इसलिए हम तुमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तुम्हारे लिए बहुत ही बेइंतहा हम लोग अच्छा इंतजाम करके रखेंगे जंगल में, जहाँ पे तुम चले जाओ और वहाँ तुम्हें कोई भी चीज की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग तुम्हें हमारे किंगडम में भी नहीं रख सकते। और ये चीज बोल के वो बनाजा को एक रथ में बैठा के कहीं भेज देते हैं। वहाँ पे जाते वक्त बनाजा देखता है कि उसे एक डेमी ह्यूमन ड्राइव कर रहा है तो वो क्यूरियस हो जाता है, क्योंकि वो पिछले भी जिंदगी में डेमी ह्यूमन से बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रीट किया करता था। लेकिन इस बार जो इस दुनिया की खास बात ये थी कि इस दुनिया में जो डेमी ह्यूमंस है उन्हें बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। उस डेमी ह्यूमन को बोल दिया गया था कि जो बनाजा है उसको ज्यादातर किसी भी सवाल के जवाब नहीं देने हैं, इसलिए वो किसी भी सवाल का जवाब जल्दी नहीं देता है और थोड़े बहुत ही चीजें बताता है इस दुनिया के बारे में। तो जो बनाजा था वो समझ जाता है कि ये जो डेमी ह्यूमन है वो उसे कुछ ज्यादा नहीं बताने वाला। फिर उसके बाद ये लोग अपने जगह पे पहुंच जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद वो जो डेमी ह्यूमन था एक पॉकेट देता है बनाजा को और बोलता है कि किंग ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा था, इसमें तुम्हारे के लिए जितनी भी जरूरी चीजें है वो यहीं पे है। और फिर उसके बाद वो थोड़ा बनाजा को वार्न करता है कि तुम थोड़ा संभल के रहना इस जगह पे, और ये चीज बोल के वो यहाँ से चला जाता है। फिर जो बनाजा रहता है वो अपना उस पोटली को चेक करने लगता है और उस पोटली में से उसे एक तलवार भी मिलती है, जिसे वो देख के बहुत ही खुश हो जाता है। उतनी देर में उसे स्लाइम्स बगल में दिखाई देते हैं तो वो समझता है कि पिछले जिंदगी में जैसे उसके जो स्लाइम्स थे वो बिल्कुल भी हमला नहीं किया करते थे, इस दुनिया में भी वो हमला नहीं करेंगे। लेकिन इस दुनिया की बात अलग थी, इस दुनिया के जो स्लाइम्स थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम एग्रेसिव थे, तो वो तुरंत ही हमला कर देते हैं बनाजा के ऊपर। जिसके बीच बचाव में जो बनाजा रहता है वो अपना तलवार तेजी से उनके ऊपर चला देता है, जिसकी वजह से जो स्लाइम्स थे वो बीच में से ही कट जाते हैं। इस स्ट्राइक के बाद जो वो तलवार थी जो की बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी लग रही थी वो बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से एकदम डैमेज होकर टूट जाती है और बनाजा बहुत ही ज्यादा एकदम निराश हो जाता है कि उसके पास एक ही तलवार था उसके बीच बचाव के लिए और वो भी टूट गया। उस स्लाइम के मारने के बाद बनाजा के सामने एक
स्टेटस विंडो अपीयर होता है जिसमें लिखता है वो कि कांग्रेचुलेशंस, आप अब लेवल 2 में पहुंच चुके हैं। और पता नहीं किस वजह से जो बनाजा के जितने भी ज्यादा एकदम एट्रीब्यूट्स थे वो एकदम मैक्सिमम हो गए थे। बनाजा को फिर भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि अचानक से जो स्टेटस विंडो है वो कैसे सामने आ गया। तो वो फिर उस स्टेटस विंडो का वॉइस मोड एक्टिवेट कर देता है, इसलिए जो उसका एडमिन रहता है वो सारी चीजें बनाजा को समझाना शुरू कर देता है। वो स्टेटस बनाजा को समझाता है कि देखिए आपके पास एक ऐसी पावर आ चुकी है जिससे आप किसी भी मैजिक का यूज कर सकते हैं और आपकी जितने भी स्टैट्स है वो बहुत ही ज्यादा एकदम बढ़ चुके हैं। यहाँ वो जो सिस्टम रहता है वो बनाजा को ये नहीं बताता है कि उसकी स्टैट्स एकदम इन्फिनिटी पे जा चुके हैं। फिर वो जो सिस्टम था वो बताता है बनाजा को कि आपका जो ये पोटली आप लिए हुए हैं उसके ऊपर किसी ने मैजिक किया है, जिसकी वजह से जितने भी यहाँ डीमंस होंगे वो आपके ऊपर ही अट्रैक्ट होंगे अटैक करने के लिए। तो जो बनाजा था वो मन में सोचता है कि कहीं ये सारा उस राजा का चाल तो नहीं है, कहीं उन लोगों ने मुझे ये मरने के लिए तो नहीं भेजा है, इसलिए उन्होंने पोटली के ऊपर जादू कर दिया था और फिर साथ ही साथ मुझे एक खराब सी तलवार दे दी थी। लेकिन आखिरकार वो लोग ऐसा क्यों करना चाहेंगे? ये चीज बोलने के बाद जो उसका सिस्टम था वो उसकी पोटली में से वो मैजिक को हटा देता है। फिर बनाजा समझ जाता है कि यहाँ जो किंग है वो उसे मारना चाहता है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो इसी जंगल में रहेगा और इस जंगल में आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन एक जगह पे जाके जो उसका सिस्टम था उसे मना करता है कि इस जंगल में मत जाइए, ये जंगल जो है इसके अंदर बहुत ही जहरीली गैस आपको मिलेगी। तो बनाजा बोलता है कि आखिरकार ऐसे कैसे हो सकता है? तो समझाता है कि इस जंगल के अंदर बहुत सारे डीमंस रहते हैं जो कि अपने ऊपर बहुत ही तगड़ी एकदम जहरीली गैस कवर करके रखते हैं, जिससे जो इंसान है वो बहुत ही अच्छी तरीके से मर सकते हैं। आपको इस जंगल में जाने से पहले इसे पूरी तरीके से एकदम प्योरीफाई करना होगा, जिसमें आपकी बहुत सारी एकदम एनर्जी खर्च होगी। जिसपे जो बनाजा था वो बोलता है कि मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, जल्द से जल्द इस जंगल को पूरा क्लियर कर दो। तो जो सिस्टम था उसके कहने के बाद पूरा जंगल पे बहुत ही तगड़ा स्पेल कास्ट करता है और पूरा का पूरा जो जंगल था वो एक ही स्पेल में प्योरीफाई कर देता है, जिससे जो बनाजा का थोड़ा सा भी एकदम एनर्जी खत्म नहीं होता है, क्योंकि उसके सारे जितने भी स्टैट्स थे वो एकदम मैक्सिमम पे थे। दूसरी तरफ किंगडम में जो राजा रहता है उसकी जो बेटी थी वो उसे डांट लगा रही होती है, क्योंकि वो बिल्कुल भी एकदम अच्छा नहीं लग रहा होता उसे कि जो राजा है उसने बनाजा को इस तरीके से धोखा दे के जंगल में मरने के लिए भेज दिया। वैसे भी ये उनकी गलती थी क्योंकि वो यहाँ पे गलती से आ गया था। जिसपे जो राजा था वो बोलता है कि अब क्या हो गया, वैसे भी वो अब तक मर गया होगा। उतनी देर में जो राजा का सलाहकार था वो वहाँ पे आके उसे बताता है कि अचानक से बहुत ही एकदम तगड़ा हमें स्पेल का एहसास हुआ है कि कहीं कास्ट हुआ है। तो जो राजा था वो बोलता है कि अरे वो तो हीरो ने किया होगा, जिसपे जो वो बोलता है कि नहीं, वो हीरो ने नहीं किया क्योंकि वो जंगल की तरफ से आया है। तो राजा भी ये चीज समझ नहीं पाता है। फिर हमें बनाजा का सीन दिखाया जाता है जिसमें हम लोग देखते हैं कि उसका जो सिस्टम था वो बहुत ही ज्यादा एकदम लगातार अपग्रेड होना शुरू हो गया होता है। लगातार अपग्रेड होते होते वो एकदम 379 लेवल तक पहुंच चुका होता है और बनाजा बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हो गया था। वो ये तो समझ जाता है कि इस दुनिया में वो एक एक जितना भी मैजिक है उन सभी को यूज कर सकता है, जो कि एकदम गॉड लेवल पावर है। बनाजा इस चीज को जानने के बाद डिसाइड करता है कि वो इतना ताकतवर अगर बन ही चुका है तो मैं इस जंगल में क्यों रहूं। और फिर उसके बाद वो टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते हुए सीधा कैपिटल में चला जाता है, जहाँ पे पहुंच के वो सोचता है कि इतना ज्यादा ताकतवर अगर सिस्टम है तो क्या मैं इसे ही बोलूं अपने दुनिया में पहुंचाने के लिए। तो वो अपने सिस्टम को ऑर्डर देता है उसे दुनिया में पहुंचाने के लिए, लेकिन जो सिस्टम था वो कुछ रिप्लाई नहीं करता है। तो जो बनाजा था वो समझ जाता है कि ये जो सिस्टम है वो इसी दुनिया में काम करेगा। और फिर उसके बाद वो कैपिटल में बढ़ना शुरू करता है, जहाँ पे वो डिसाइड करता है कि अब वो एडवेंचर करेगा। इसलिए वो एडवेंचर गिल्ड में जाता है रजिस्ट्रेशन करने के लिए, जहाँ पे जैसे ही वो पहुंचता है तो वो देखता है कि जो एक बच्ची रहती है वो सारे एडवेंचरर से रिक्वेस्ट कर रही होती है कि उसको एकदम जंगल में लेके चले जाए। लेकिन वहाँ पे कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वहाँ बहुत सारे जो डार्क डीमंस होते हैं उन सभी ने कब्जा किया हुआ है और वो लोग अपने जान की बाजी बिल्कुल भी नहीं लगाएंगे। तो जो बनाजा था वो तुरंत ही उस लड़की के पास चला जाता है और फिर उसके बाद उसे बोलता है कि आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते हुए आपको तुरंत ही वहाँ लेके चला जाऊंगा। जैसे ही अगल बगल के जितने भी एडवेंचरर्स थे वो सुनते हैं कि जो बनाजा है उसके पास टेलीपोर्टेशन मैजिक भी है, तो वो भी एकदम शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि ये जो टेलीपोर्टेशन मैजिक था वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर मैजिक में से एक था। बनाजा के इस तरीके से अनाउंस करने के बाद वहाँ कुछ लड़कियां आ जाती है जो कि असल में एक बहुत ही तगड़ी नाइट्स होती हैं, और वो बनाजा के ऊपर तलवार रख देती है और वो बोलती है कि तुम इतने ज्यादा एकदम खतरनाक जो मैजिक है उसको कैसे यूज कर सकते हो। अगर तुम इतने ताकतवर मेज ही होते तो तुम यहाँ नॉर्मल से क्वेस्ट नहीं कर रहे होते, तुम दरअसल यहाँ इस बच्ची को अगवा करना चाहते हो, है ना। तो जो बनाजा था वो बोलता है कि अरे आप गलत समझ रहे हैं, और वो उन सभी को मनाने के लिए एक अलग सी जगह में लेके चले जाता है और उन्हें अपना मैजिक शो करवाने की कोशिश करता है। उस जगह पे पहुंच के वो जो लड़कियां थी वो बोलती है कि अगर तुमने थोड़ा सा भी चालाकी करने की कोशिश की तो हम लोग तुम्हें वहीं पे मार देंगे। फिर जो बनाजा था वो उन सभी को टेलीपोर्टेशन मैजिक करते हुए उसी जंगल में लेके आ जाता है जहाँ से वो आया था। तो वो लोग भी समझ नहीं पाते हैं कि आखिरकार यहाँ जो बनाजा है वो इतना ज्यादा खतरनाक मैजिक को यूज कर सकता है, तो वो नॉर्मल सा रूकी क्यों है। तो जो बनाजा था वो बोलता है कि अरे नहीं, मैं तो बस ऐसे अभी जस्ट स्टार्ट ही किया हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा खतरनाक अभी बन नहीं पाया हूँ। उतनी देर में जो नाइट रहती है उसे एहसास होता है कि ये जो जंगल था इसमें तो बहुत ही सारा एकदम खतरनाक गैस भरा हुआ था, तो ये आखिरकार कहाँ चला गया। तो जो बनाजा था वो बताना चाह रहा होता है कि उसने ही उस गैस को खत्म किया है। उतनी देर में जो उसका सिस्टम था वो उसे रोकने
रोक लेता है और बोलता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक डीमन है, तो आप शांत रहें। तो जो नाइट्स रहती है उन्हें भी पता चल जाता है कि आसपास एक डीमन है और वो उस बच्ची पे ही तलवार तान देती है और वो बोलती है कि हमें पता चला था कि कोई ना कोई एक डीमन का जासूस यहाँ आया हुआ है और मुझे यकीन है कि वो तुम ही हो, क्योंकि तुम ही मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम अनयूजुअल लग रही हो यहाँ। तो जो बच्ची रहती है वो इस तरीके से फंसते हुए देखती है अपने आप को, तो एकदम रोने जैसा मुंह बना लेती है, लेकिन एट लास्ट वो समझ जाती है कि वो अब कुछ भी नहीं कर सकती, इसलिए वो डेविल की तरह स्माइल करती है और बोलती है इन सभी को कि तुम लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम स्मार्ट निकले। और उसके बाद वो जो लड़की थी पूरी तरीके से एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक बड़े से बीस्ट में। उसके पूरे शरीर में से वही जहरीली गैस निकल रही थी जिसे बनाजा ने अपने जादू से गायब किया था। उस मैजिकल गैस की वजह से जितने भी जो एडवेंचरर रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम सप्रेस होना शुरू हो जाती है और उन नाइट्स को भी एकदम कंट्रोल नहीं हो रहा होता है और वो एकदम हार मानने की कगार पे आ चुकी होती है। फिर ये जो बीस्ट थी वो बताती है कि मैं तो यहाँ पे बस इसलिए आई थी क्योंकि मेरे भाई ने कहा था कि कुछ एडवेंचरर्स को पकड़ के लाना है और लगता है कि अब तुम मेरे हत्थे चढ़ने वाली हो। और वो सीधा अटैक करने के लिए बढ़ जाती है इन सारे नाइट्स के ऊपर, लेकिन पलक झपकते ही जो बनाजा था वो इन सारे नाइट्स को उसके चंगुल से बचा लेता है क्योंकि उसके ऊपर उस गैस का असर ही नहीं हो रहा था। तो ये जो बीस्ट थी उसे भी समझ नहीं आता है कि आखिरकार यहाँ बनाजा उसके गैस से बच कैसे पा रहा है। और जो बनाजा था उन सारी लड़कियों को बचाने के लिए अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते हुए उन सभी को टेलीपोर्ट कर देता है उस सिटी में और अपने आप को यहीं पे छोड़ देता है। तो ये जो बीस्ट थी वो बोलती है कि अच्छा तो तुम यहाँ चाहते हो कि तुम अकेले मेरे हाथों मरो, तो चलो ठीक है, आप तुम यही चाहते हो तो यही करूंगी मैं। लेकिन जो बनाजा था उसके तो हालत एकदम खराब थी क्योंकि वो उसने आज तक किसी भी आदमी को नहीं मारा है, तो यहाँ पे अभी एक बड़े से बीस्ट को कैसे मार सकता है। लेकिन फिर उसके बाद वो अपने सिस्टम को बोलता है कि मेरे पास जितने भी मैजिक्स हैं उन सभी को इसके ऊपर इस्तेमाल कर दो। उन सारे तरह तरह के मैजिक को यूज करते हुए जो बनाजा रहता है वो बहुत ही ज्यादा उस वुल्फ के ऊपर ओवर पावर करना शुरू कर देता है, जिसपे जो वो वुल्फ थी समझ नहीं पा रही होती है कि आखिरकार एक नॉर्मल से इंसान के पास इतनी सारी ताकत कैसे आ चुकी है। लास्ट में जो बनाजा था अपने ग्रेविटेशनल मैजिक का यूज करते हुए उस वुल्फ को बहुत ही ज्यादा एकदम दबा देता है जमीन में, जिसकी वजह से वो जो वुल्फ थी वो उठ ही नहीं पा रही होती है। तो वो समझ जाती है कि अब उसे हार मानना पड़ेगा क्योंकि इस आदमी के सामने वो बिल्कुल भी टिक नहीं सकती है। इसीलिए लास्ट में वो अपने आप को एकदम हारा हुआ महसूस करते हुए बनाजा से बोलती है कि ठीक है, मैं यहाँ हार मानती हूँ, अब तुम मुझे खत्म कर सकते हो। तो जो बनाजा था वो बोलता है कि अरे नहीं, मुझे यहाँ पे तुम्हें खत्म नहीं करना है। जो बनाजा का सिस्टम था वो बोल रहा होता है उसको कि तुम चाहो तो यहाँ पे इसको अपना स्लेव भी बना सकते हो, जिसपे जो बनाजा था वो मना करता है क्योंकि उसे स्लेव्स वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। वो इंसानों से लेकर किसी भी बीस्ट का जो आजादी था उसके लिए ही एकदम विचार किया करता था, वो किसी को भी स्लेव नहीं बनाना चाहता था, इसलिए वो इस चीज के लिए भी मना कर देता है। जो वो बीस्ट रहती है जिसका नाम फेनरिस रहता है वो बोल रही होती है कि आप मुझे मारना भी नहीं चाहते, आखिरकार आप है कौन। इसके बाद वो बहुत ही ज्यादा थक चुकी होती है इसलिए वो बेहोश हो जाती है और उसका जो पूरा का पूरा सीन था वो एकदम चेंज हो जाता है और वो एक इंसान में बदल जाती है जिसने कपड़े भी नहीं पहने थे। तो बनाजा उसे अपना कपड़ा पहनाता है। फिर रात हो जाती है और हम लोग देखते हैं कि वो जो फेनरिस रहती है वो अपने नींद से उठती है, तो उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी सारी जो एनर्जी है वो वापस आ चुकी है और उसे पता चल जाता है कि जो बनाजा है उसने उसके ऊपर हीलिंग मैजिक किया है। वो बाहर आके बनाजा से इसके बारे में पूछती है तो बनाजा बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हारे ऊपर हीलिंग मैजिक किया है, जिसपे वो बोलती है कि आप इतने ज्यादा एकदम अच्छे इंसान कैसे हैं, क्योंकि मैंने आज तक कभी भी इतने ज्यादा खतरनाक इंसान को इतना अच्छा नहीं देखा है। और फिर उसके बाद वो अपना इच्छा जाहिर करती है बनाजा से कि वो जिंदगी भर उसकी गुलाम बन के रहना चाहती है क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है, जिसपे जो बनाजा था तैयार नहीं होता है और बोलता है कि नहीं नहीं, मुझे गुलाम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो जो फेनरिस थी वो बोलती है कि अगर आप मुझे गुलाम नहीं बनाइएगा तो फिर मैं अपने आप को मार लूंगी। तो जो बनाजा था वो फंस चुका होता है और उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे, इसलिए वो बोलता है कि देखो, तुम मेरी गुलाम नहीं बनो, लेकिन मैं तुम्हें अपना दोस्त बना के रखूंगा, इसलिए तुम मेरे साथ चल सकती हो। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो बहुत सारी मुसीबतों का सामना तुम्हें करना पड़ेगा, जिस चीज के लिए जो फेनरिस थी वो तैयार हो जाती है। फिर एक एक करके जो बनाजा था वो सारी स्टोरी समझा देता है फेनरिस को कि किस तरीके से वो दूसरी दुनिया में इस दुनिया में आया है। और फिर उसके बाद वो एक हीरो कंटेंडर था, लेकिन वो गलती से इस दुनिया में आ गया था, इसलिए उसे अबेंडन कर दिया गया और उसे मारने की भी कोशिश की गई। इन सारी चीजों को बताने के बाद जो बनाजा रहता है वो बोलता है कि देखो, मैं तुम्हें अपना रूप चेंज करके दिखाता हूँ जो कि मेरा ओरिजिनल फॉर्म है। और फिर उसके बाद वो अपना ओरिजिनल फॉर्म में आ जाता है और फेनरिस इस चीज को देख के बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन से ओरिजिनल फॉर्म में रहते हो, मैं आपको अपना मास्टर मान चुकी हूँ और मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ। और ये चीज बोलने के बाद वो बनाजा को हक कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं उसी किंग का सीन, जहाँ पे वो जो किंग रहता है वो हीरो को बोल रहा होता है कि आखिरकार क्या हुआ था जंग में, तुम मुझे बताओ पूरा ब्यौरा। तो जो हीरो रहता है वो बताता है किंग को कि आपके जितने भी सेना थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर थे, जैसे ही यहाँ हमारे सामने वो डीमंस आए तो वो लोग डर के एकदम भाग गए, इसलिए मैं किसी तरीके से उन सभी को बचा के यहाँ पे लेके आया हूँ। और ये चीज बोल के वो चला जाता है। फिर जो किंग रहता है वो अपने सेनापति से पूरा का पूरा ब्यौरा लेता है, तो सेनापति बताता है कि ये जो हीरो है वो सच में बहुत ही ज्यादा एकदम डरपोक है। बात दरअसल यहाँ पे ये थी कि जो हमारे सोल्जर्स थे वो एकदम आगे खड़े थे, लेकिन जैसे ही जो डीमंस थे वो हम
पे हावी पड़ना शुरू हुए तो ये जो हीरो था वो पीछे से ही एकदम भाग गया और उनका सपोर्ट भी नहीं किया। तो जो किंग था वो बोलते हैं कि आखिरकार ये किस तरीके का हीरो है जो इतना ज्यादा एकदम कावर्ड है। फिर हम लोग हीरो को देखते हैं जो कि अपना इसी तरीके से चले जा रहा होता है और अपने कमरे की तरफ बढ़ते हुए मन में सोच रहा होता है कि अरे यार यहाँ पे मैं कितना भी ज्यादा एकदम ट्रेनिंग कर लूं, जो मेरा स्टैट्स है वो ऊपर जा ही नहीं रहा है। इस स्टैट्स के लिए वजह से मैं छोटे मोटे चीजों को तो मार सकता हूँ, लेकिन बड़े बड़े अगर मॉन्स्टर्स आ गए मेरे सामने तो मैं उन्हें मार ही नहीं पाऊंगा। और फिर उसके बाद वो अपनी मेड को बुलाता है और बोलता है कि चलो अब लोग देखते हैं कि यहाँ आखिरकार कौन से खजाने भरे हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि ये तो इस दुनिया में बस मजे करने के लिए आया है और इसका कोई भी यहाँ इन लोग को बचाने का नीति नहीं है। फिर सीन हमें बनाजा का दिखाया जाता है जो कि फेनरिस के साथ अब आ चुका है एडवेंचर गिल्ड में, जहाँ ये लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग साथ में मिलकर एडवेंचरस करेंगे। बीच रास्ते में जो एक फल बेचने वाला आदमी रहता है वो फेनरिस को बोलता है कि आप क्या यहाँ पे कुछ खाना चाहेंगी मैडम, जिससे जो फेनरिस थी वो समझ नहीं पाती है क्या आखिरकार वो उसे मैडम क्यों कह रहा है। तो जो बनाजा था वो समझाता है इसे कि दरअसल यहाँ पे ये समझ रहा है कि हम दोनों कपल है, इसलिए ये तुम्हें मैडम कह रहा है। तो जो फेनरिस थी वो जैसे ही सुनती है कि यहाँ पे जो बनाजा की वो वाइफ लग रही है तो वो बहुत ज्यादा एकदम खुश हो जाती है और वो बोलती है कि एक लड़की को क्या चाहिए, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम मजबूत उसका हस्बैंड रहे तो और क्या बात होगी। और ये चीज बोलते हुए वो खुशी खुशी एकदम एडवेंचर गिल्ड में पहुंच जाती है, जहाँ पहुंचने के बाद इन सभी का रजिस्ट्रेशन शुरू होता है, जहाँ जो बनाजा था वो बोलता है कि हमारा जो लॉकेट है वो एकदम सेम है। तो फेनरिस बहुत ही ज्यादा एकदम शर्मा रही होती है, तो बनाजा पूछता है कि आखिरकार इसका वजह क्या है। तो जो फेनरिस थी वो बोलती है कि हमारे बिरादरी में अगर कोई दो लोग साथ में मिलकर खाते हैं तो समझा जाता है कि वो दोनों एक मिल चुके हैं। तो जो बनाजा था उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आता है इसके बारे में, जैसे कि हम लोग को भी समझ में नहीं आया है। और फिर उसके बाद जो एडवेंचर गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट थी वो इन सबसे नाम पूछती है, तो बनाजा तो अपना नाम बता देता है और जो फेनरिस थी वो अपना नाम बताने वाली होती है। तो जो बनाजा था वो बोलता है कि नहीं, इसका नाम रिज होगा। फिर उसके बाद जो फेनरिस थी उसका रजिस्ट्रेशन हो गया होता है और बनाजा उसे बोल रहा होता है कि तुम अपना नया नाम बिल्कुल भी नहीं बता सकती हो, क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चलेगा तुम्हारा नाम फेनरिस है तो वो तुम्हें पहचान लेंगे। जिससे वो माफी मांगती है उसके सामने और बोलती है कि ठीक है, मैं आज से अपना जो नाम है वो किसी के सामने नहीं बोलूंगी। उतनी देर में यहाँ पे एक नया जॉब लिस्टिंग हो जाती है जिसमें बताया जा रहा होता है कि ये बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक जॉब है। दरअसल जो बियर्स रहते हैं वो टाउन की तरफ बढ़ते जा रहे होते हैं और जो भी इन्हें रोकेगा उसे बहुत ही तगड़े एकदम रिवॉर्ड्स मिलेंगे। दरअसल ये जो बियर्स रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर होते हैं, इसलिए कोई भी एडवेंचरर अपनी जान की बाजी लगाना ही नहीं चाह रहा होता है। और इस मिशन को देख के जो बनाजा रहता है वो भी डिसाइड करता है कि वो भी इस मिशन को नहीं करेगा। लेकिन जो रीड्स रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम फोर्स करने लग जाती है बनाजा को और बोलती है कि मैं बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर डीमन में से एक थी, लेकिन आपने मुझे हरा दिया, तो वो बियर्स आपके सामने कुछ भी नहीं है। इसलिए बनाजा को इतना ज्यादा जिद करती है वो कि बनाजा चलने के लिए तैयार हो जाता है। फिर फाइनली ये लोग टेलीपोर्ट करके उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहाँ पे वो सारे बियर्स एकदम उधम मचा रहे होते हैं। वहाँ पे पहुंच के जो फेनरिस रहती है वो बनाजा को बोलती है कि मैं जब भी आपके साथ घूमती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरा जग जीत सकती हूँ, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर फील करवाते हैं मुझे, इतना कि मैं सोच रही हूँ कि मैं डीमन लॉर्ड को भी हरा सकती हूँ। ये सारी बकवास बातें वो कर ही रही होती है कि उतने देर में इनके सामने दिखता है इन्हें कि वो जो सारी एडवेंचरर लड़कियां थी जो कि नाइट पहले दिखाई गई थी बनाजा को अटैक करते हुए, वो सारी बियर से एकदम घिर चुकी होती है और ऐसा लग रहा होता है कि इन सभी का गेम बजने वाला है, जिसपे फेनरिस बोलती है कि हम लोग को इन्हें छोड़ देना चाहिए। तो जो बनाजा था वो इस चीज के लिए तैयार नहीं होता है और इन सभी की मदद करने का डिसाइड करता है। फिर जैसे ही इनकी जो सबसे मस्कुलर एडवेंचरर रहती है उसके ऊपर बियर एकदम खत्म करने के लिए अटैक करने वाला होता है, तो बनाजा वहां पे आके सारे के सारे बियर्स के ऊपर एक थंडर स्ट्राइक कर देता है और ये थंडर स्ट्राइक इतनी ज्यादा मजबूत रहती है कि सारे के सारे बियर्स का गेम बच जाता है और सारी एडवेंचरस जो रहती है वो भी खुश हो जाती है इन सभी को देख के। उतनी देर में जो एक और बियर रहता है वो यहाँ अपीयर होता है और बहुत ही ज्यादा ताकतवर लग रहा होता है, लेकिन जो फेनरिस थी वो उसके ऊपर कूद के उसे खत्म कर देती है और फिर उसके बाद फ्लॉन्ट करती है अपने ताकत को और बोलती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर थे। फिर वो सारी एडवेंचरस बनाजा को थैंक्स कहती है और वो बोलती है कि सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वैसे वहाँ पे उस दिन जो डीमन थी उसके साथ क्या हुआ था। इन सभी को पता नहीं होता है कि वो जो डीमन थी वो असल में फेनरिस ही है और जो बनाजा था वो बोलता है कि अरे मैंने उससे निपटा दिया था, तुम चिंता मत करो बिल्कुल भी। और फिर उसके बाद ये लड़कियां पूछती है कि ये लड़की आपके साथ कौन है, तो बनाजा बताता है कि ये तो मेरी कंपेनियन है। जिस चीज को सुन के जो फेनरिस थी वो मन में थोड़ी दुखी हो जाती है, क्योंकि बनाजा ने उसे अपनी वाइफ की तरह इंट्रोड्यूस नहीं करवाया था। लेकिन अचानक से पीछे से जो एक बियर रहता है वो फेनरिस के ऊपर अटैक करने वाला होता है, लेकिन जो फेनरिस थी उसे पता चल जाता है और वो अपना डेथ स्टेयर जो रहता है उसी बियर को देती है, जिसकी वजह से जो वो बियर था वो डर के मारे एकदम जमीन पे गिर जाता है। फिर जो फेनरिस थी वो बोलती है कि ये जो बियर है वो बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर है, पता नहीं जो हीरो है वो इससे डरता क्यों है। और फिर उसके बाद वो बनाजा को बोलती है कि आप चाहे तो मास्टर इसे अपना कंपेनियन बना ले, जिसके बाद इसे लेके आप अगर घूमिएगा तो आपका बहुत ही ज्यादा रुतबा ऊपर हो जाएगा, क्योंकि इस बियर ने ही पूरे के पूरे हीरो के क्रू को हरा दिया था, तो सबको पता चल जाएगा कि आप बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है हीरो से। जिस चीज के लिए बनाजा तैयार नहीं होता और वो बोलता है कि मैं इतना ज्यादा एकदम शोर शराबा नहीं चाहता हूँ, और उसके बाद वो एक स्पेल पढ़ते हुए इसे अपना कंपेनियन बना लेता है। जो दूर खड़ी जितनी भी एडवेंचरस रहती है नाइट्स, वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर चुकी होती है, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता है कि ये जो बनाजा है वो किस तरीके का आदमी है। इसने बहुत ही
इजीली इतने ताकतवर जो बीस्ट है उसको अपने कब्जे में ले लिया और उसे अपना पेट बना लिया। ये आखिरकार इंसान है या फिर कोई भगवान। फिर जो बनाजा रहता है उसने उस बियर का पूरा जो शेप रहता है उसे चेंज कर दिया रहता है और एक छोटे जानवर में उसे तब्दील कर दिया रहता है, जिसकी वजह से वो ज्यादातर लोगों का अपने ऊपर ध्यान नहीं खींचेगा। और वही जानवर फिर गोद में आ चुका होता है बनाजा के, जिसे देख के जो फेनरिस थी वो उसे जल रही होती है, क्योंकि वो जानवर बनाजा के गोद पे एंजॉय कर रहा होता है। इन सारे होलसम मोमेंट पे ये जो नाइट्स रहती है वो बनाजा को डिस्टर्ब कर देती है और बोलती है कि मैं आपसे कुछ माफी मांगना चाहती हूँ और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जिसपे जो बनाजा था वो समझ नहीं पाता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो बनाजा और फेनरिस का घर रहता है उसमें ये सारी लड़कियां आ चुकी होती है। वहाँ पे पहुंच के वो बनाजा को बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं कुछ ज्यादा ही आपसे मांग रही हूँ, लेकिन मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि हम सभी को आप अपना सबॉर्डिनेट बना ले और हम लोग आपसे बहुत ही सारी चीजें एकदम सीखना चाहते हैं, क्योंकि हाल ही में जो हीरो है उसने डिक्लेयर किया है कि वो डीमन लॉर्ड से बिल्कुल भी नहीं लड़ेगा, जिसकी वजह से जो हमारा किंग था उसने ऐलान किया है कि सारे के सारे जितने भी नाइट्स हैं उन सभी को इतना ताकतवर ट्रेनिंग करवानी है कि वो लोग अकेले ही डीमन लॉर्ड से लड़ सके, जिसकी वजह से हम लोग बहुत ही ज्यादा एकदम पीछे छूट चुके हैं और हमें पता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा कमजोर नाइट्स है, तो हम लोग भी अपने आप को ट्रेन करना चाहते हैं ताकि हम लोग उस नाइट से ताकतवर बन सके। इसलिए आप हमारी हेल्प करें ताकि हम लोग भी बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बन सके। जिसपे जो बनाजा था वो समझ जाता है कि वो यहाँ पे अब फंस चुका है, इसलिए वो उन सभी को बोलता है कि अरे नहीं, मैं यहाँ पे तुम लोग को सिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि दरअसल जो बनाजा रहता है उसे भी समझ में नहीं आता है कि वो मैजिक का कैसे यूज कर रहा होता है। और फिर बनाजा बताता है कि देखो यहाँ जो ये फेनरिस है वो मेरी वाइफ है और जिस जगह पे तुम लोग अभी खड़े हो वो मेरा घर है और मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम आराम से रहता हूँ और मैं जानता नहीं हूँ कि मैं किस तरीके से तुम्हें ट्रेन करूँ। जिसपे जो चारों लड़कियां रहती है वो बोलती है कि अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो फेनरिस है वो आपकी वाइफ है, इसका मतलब हमने आपका जो प्राइवेट मोमेंट है वो डिस्टर्ब किया। और ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम माफी मांगने लग जाती है। लेकिन जो पहले फेनरिस रहती है जैसी वो इन लड़कियों से सुनती है कि वो सबॉर्डिनेट बनना चाहती है बनाजा की, तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम चिढ़ रही होती है। लेकिन जैसे ही बनाजा उसको अपने वाइफ की तरह इंट्रोड्यूस करवाता है तो उसका एकदम रूप बदल जाता है और वो हंसते हुए बोलती है कि अरे क्यों नहीं हस्बैंड, हम लोग यहाँ पे इन्हें अपने साथ रख लेते हैं, वैसे ही हमारे पास काफी सारी जगह है और इन्हें हम लोग अच्छी सी ट्रेनिंग देंगे। तो जो बनाजा रहता है वो थोड़ा हिचक रहा होता है और बोल रहा होता है कि हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं है, हम लोग इन्हें कहाँ रख लेंगे। तो चारों लड़कियां बोलती है कि आप चिंता ना करें, हम लोग तो यहाँ लिविंग रूम में भी सो जाएंगे। जिसपे जो फेनरिस थी वो भी तैयार हो जाती है और खुश होते हुए बोलती है कि हाँ क्यों नहीं, तुम लोग यहाँ आराम से सो जाओ, हम लोग तुम्हें अच्छी सी ट्रेनिंग देंगे। वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश रहती है बनाजा के वाइफ की तरह इंट्रोड्यूस होने के बाद, जिसकी वजह से जो बनाजा था वो तैयार हो जाता है और वो फेनरिस के आगे कुछ बोल ही नहीं पाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है, दूर जगह हमें डीमन लॉर्ड का एरिया दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसकी सबॉर्डिनेट थी वो उसे बता रही होती है कि एक बुरी खबर आई है, जो बियर की सेना हमने भेजी थी इंसानों के ऊपर हमला करने के लिए उसे किसी इंसान ने हरा दिया है। तो जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि कहीं वो हीरो तो नहीं है, तो वो बोलती कि नहीं, हीरो की इतने औकात नहीं कि वो उसे हरा पाए, यहाँ पे कोई एक आम आदमी है जिसने उसे हराया है। तो वो समझ नहीं पाता है और वो बोलता है कि पता नहीं आखिरकार आजकल क्या हो रहा है, जो फेनरिस थी जिसे हमने हराने के लिए भेजा था इंसानों को, वो भी अचानक से गायब हो गई है और इस डीमन लॉर्ड को पता ही नहीं होता है कि जो फेनरिस है वो शामिल हो चुकी है बनाजा के साथ। देखने से जो डीमन लॉर्ड था वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर लग रहा होता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है बनाजा के कॉटेज का, जहाँ पे जो फेनरिस रहती है वो बनाजा को सुबह नींद से उठा रही होती है हस्बैंड बोलते हुए, जिसकी वजह से जो बनाजा रहता है वो एकदम चौंकते हुए तेजी से उठ जाता है और उसे लग रहा होता है कि आखिरकार यहाँ पे उसे हस्बैंड किसने कहा। जिसपे जो फेनरिस थी वो बोलती है कि अरे आप भूल गए क्या, यहाँ पे हम लोग के बीच में डिसाइड हुआ था कि हम लोग एक्टिंग करेंगे हस्बैंड एंड वाइफ का, इसी वजह से हम लोग को साथ में भी सोना चाहिए। जिसपे जो बनाजा था वो एकदम तेजी से ही हड़बड़ाने लग जाता है और फिर उसके बाद मना करता है फेनरिस को ये सारी चीजों के लिए और बोलता है कि हम लोग इससे कुछ भी आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। जिसपे जो फेनरिस थी वो बोलती है कि आप अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे बाहर जितने भी नाइट्स है उन सभी को पता चल जाएगा कि हम लोग एक्टिंग कर रहे हैं, तो ये तो फिर गलत बात हो जाएगी ना। जिसपे जो बनाजा था वो एकदम फंस जाता है और वो समझ जाता है कि उसे यहाँ बात माननी पड़ेगी फेनरिस की, वरना वो बुरी तरीके से एकदम खत्म हो जाएगा। इसलिए वो इसी कमरे में रुकने का हाँ कह देता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे वो एक शर्त रखता है कि वो लोग को एकदम दूरी मेंटेन करके रखनी होगी। जिसपे जो फेनरिस थी वो मानती नहीं और वो बोलती है कि अच्छा ठीक है चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपका ड्रेस चेंज करने में आपको हेल्प कर देती हूँ। और फिर उसके बाद वो ड्रेस चेंज करने लग जाती है बनाजा का और उसी समय पे जो बारिरोसा रहती है वो वहाँ पे आ जाती है और वो जैसी इस सीन को देखती है तो वो कुछ और ही गलत समझ लेती है, इसलिए वो तेजी से शर्माते हुए यहाँ से बाहर निकल जाती है। और जो बनाजा था उसको लगता है कि यहाँ जो बारिरोसा है उसने कुछ गलत समझ लिया है और इसलिए वो एकदम और भी ज्यादा शर्मा जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है बारिरोसा और बाकी सारे जितने भी नाइट्स रहते हैं वो सारे एकदम अच्छी तरीके से बनाजा के अंडर में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और जो बनाजा रहता है उन सभी को सिखा रहा होता है कि किस तरीके से भी जो जानवर आते हैं उन सभी के सामने आप लोग अच्छी तरीके से अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये जो सारे नाइट्स रहते हैं ये बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर रहते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही ज्यादा एकदम डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ रहा होता है जितने भी बीस्ट आ रहे हैं उनको मारने में। लेकिन फिर भी ये किसी तरीके से अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और फिर उसके बाद जो बनाजा रहता है वो अपने घर में आके इन सभी को इनका कमरा दिखाता है जहाँ पे अब ये लोग इनके साथ रुकेंगे, क्योंकि अब पूरी तरीके से जो ट्रेनिंग होगी इनकी बनाजा के अंडर होगी तो इन लोग को इनके साथ रुकना भी होगा। फिर उसके बाद इन सभी को खाते हुए हम लोग देखते हैं जहाँ पे जो फेनरिस रहती है वो बहुत ही ज्यादा एकदम मन से जितना भी मांस का टुकड़ा वो कलेक्ट करके लाई थी उन सभी को एकदम इनके सामने परोस देती है। लेकिन क्योंकि वो बीस्ट थी तो वो तो हमेशा कच्चा मांस ही खाया करती थी, इसलिए वो भी एक्सपेक्ट कर रही होती है कि जो सारे ह्यूमंस है वो भी कच्चा मांस ही खाएंगे उसकी
तरह। लेकिन जिस पे ये चीज देखता है बनाजा तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम डिस्गस्ट हो जाता है मन से और बोलता है कि अरे तुम पागल हो क्या, यहाँ पे हम लोग कच्चा मीट नहीं खा सकते। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पे इस सारे जो मीट्स है उनको दोबारा से पका दूंगा। जिसके लिए जो बारीरोसा रहती है वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि भले ही मैं एक नाइट फैमिली से आती हूँ, लेकिन मेरा जो फैमिली था वो उतना ज्यादा अमीर नहीं था, इसलिए हमें खुद से ही खाना बनाना पड़ता था, इसलिए मुझे खाना बनाने आता है। और फिर उसके बाद बारीरोसा और बनाजा साथ में मिलकर खाना बना लेते हैं और उन सभी को परोस देते हैं। जिसपे जो फेनरिस रहती है वो थोड़ा मुंह बना रहती है और बोलती है कि अरे यार, यहाँ पे ये जो ह्यूमंस है उन्होंने पका के खाना बनाया है, जबकि यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एकदम कच्चा खा जाते हैं, पता नहीं क्या ही खास बात होगी। लेकिन बनाजा ने ये खाना बनाया था इसलिए वो उसको ट्राई करती है और वो जैसे ही मीट खाती है पहली बार पका हुआ तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है। उसने आज से पहले इतना ज्यादा एकदम स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। तो वो थोड़ा सा एकदम नॉर्मल रिएक्शन देती है क्योंकि वो चाहती नहीं थी कि जो बारीरोसा है उसका थोड़ा मन बढ़ जाए। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि चलो ठीक है, अगले दिन से मैं ही खाना बनाऊंगी, तुम नहीं बनाओगी। वो ये जान रही थी कि वो खाना नहीं बना सकती है, फिर भी वो बारीरोसा को बनाजा के सामने ज्यादा अच्छा प्रिटेंड नहीं करने देना चाहती थी, इसलिए उसने डिसाइड किया था कि वो अब और भी ज्यादा एकदम अच्छा खाना बनाएगी। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एडवेंचर गिल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो बनाजा रहता है उसने जितना भी एकदम जानवरों को मारा था उन सभी को वहाँ लेके आ जाता है, उन सभी को बेचने के लिए। जितने भी एडवेंचरस रहते हैं वो बहुत ही ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ये जो बनाजा है वो अभी हाल ही में एडवेंचरिंग करना शुरू किया और आते ही इसने बहुत ही ज्यादा एकदम खतरनाक मॉन्स्टर्स को मारना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से फेमस भी होना शुरू हो जाता है। फिर जो फेनरिस रहती है इन सारे सामान को बेचने के बाद बोलती है बनाजा को कि मैं यहाँ से थोड़ा अपना कुछ पर्सनल काम करने के लिए जाना चाहती हूँ। जिसपे जो बनाजा था वो बोलता है कि अरे चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। जिसके लिए जो बनाजा था वो तो बहुत ही ज्यादा खुश लग रहा था, लेकिन जो फेनरिस थी वो तैयार नहीं थी। उतनी देर में वहाँ एक एडवेंचर गिल्ड का टॉप ऑफिशियल आता है और बनाजा को बोलता है कि आपसे मैं कुछ देर बात करना चाहता हूँ। जिसके लिए जो बनाजा था वो तैयार हो जाता है और फिर जो फेनरिस थी वो अपना पर्सनल काम करने के लिए वहाँ से चली जाती है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है बनाजा और उस टॉप ऑफिशियल का, जहाँ पे वो जो टॉप ऑफिशियल था वो बोलता है कि देखिए आपने हाल ही में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे काम किए हैं एडवेंचर के तौर पे, और आपकी जो ताकत है उसको एक किंग भी एडमायर कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी जो टीम है वो ज्वाइन कर ले। किंग ने आपको ऑफर किया है कि वो आपको हीरो के अंडर वाली जो टीम है उसके अंदर ज्वाइन करवाएंगे और आप बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए आपको बहुत ही सारे अच्छे पर्क्स भी दिए जाएंगे। तो इन सारे ऑफर्स को सुन के जो बनाजा था वो थोड़ा एकदम सोचने लगता है और फिर बोलता है कि जो मॉन्स्टर्स है उनके साथ मेरा कोई निजी दुश्मनी तो नहीं है, और ऊपर से जो फेनरिस है वो भी तो एक मॉन्स्टर ही है, लेकिन उसने कभी मेरे साथ बुरा नहीं करने का सोचा है अभी तक। और रही बात उस हीरो के अंडर काम करने की, तो उस कमीने के अंडर मैं तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला, इसलिए वो डायरेक्टली उस आदमी को इस ऑफर के लिए मना कर देता है। फिर उसके बाद जो बनाजा रहता है वो आ जाता है दोबारा से फेनरिस से मिलने के लिए, जहाँ पे जो फेनरिस थी वो अपना पर्सनल काम करके यहाँ पे आ रही होती है और उसकी हालत देखने से वो बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब लग रही होती है। उसके सारे जो कपड़े थे काफी गंदे हो चुके थे और उसके बाल भी पूरे गंदे हो चुके थे और वो थकी लग रही थी। तो जो बनाजा था उससे पूछता है कि आखिरकार तुम कहाँ गई थी, जिस पे जो फेनरिस उससे बोलती है कि अरे कुछ नहीं, मैं तो ऐसे कुछ काम कर रही थी। लेकिन हमें बताया जाता है कि जो फेनरिस थी वो तो असल में कुकिंग क्लासेस ले रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि जो बनाजा है वो उसे बहुत ही अच्छा एकदम वाइफ माने, और इसलिए वो कुकिंग क्लासेस लेना शुरू कर गई थी कि जो बारीरोसा है वो उससे आगे ना निकल जाए। और उसका जो पहला दिन था कुकिंग क्लासेस का वो बहुत ही ज्यादा एकदम हार्ड बीता था, इसलिए वो सोच रही थी कि जो कुकिंग है वो बहुत ही ज्यादा एकदम हार्ड है, जितना वो सोचती है उससे भी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग हीरो का भी सीन देखते हैं, जहाँ पे जो हीरो था वो अपना काम को छोड़ के बहुत ही ज्यादा एकदम एंजॉय कर रहा होता है सारी लड़कियों के बीच में। वहाँ जो उनकी सर्वेंट रहती है वो उन सभी को सजेस्ट करती है कि देखो यहाँ पे अभी हमें पता चला है कि एक एडवेंचर गिल्ड में बहुत ही ताकतवर एक एडवेंचरर आया है, और अगर वो आपकी टीम में ज्वाइन हो जाता है तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा हो जाएगा। जिसपे जो हीरो था वो भी एकदम खुश होता है और बोलता है जल्दी से जाके उस एडवेंचरर को मेरा जो ऑफर है वो दो, वो ज्वाइन कर लेगा, तभी उसके बाद हम लोग बहुत ही इजीली रह पाएंगे। इसके बाद उसके जो हीरो के भेजे हुए लोग थे वो डेली बनाजा के घर पे आके उसे परेशान करना शुरू कर देते हैं और उसे बार बार ऑफर दे रहे होते हैं, और बनाजा उसे बार बार रिजेक्ट कर रहा होता है, जिससे जो फेनरिस थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम इरिटेट हो जाती है और वो बोलती है बनाजा से कि तुम कहो तो मैं इन लोगों को ठिकाने लगा दूं, लेकिन बनाजा उसे रोक लेता है। दूसरी तरफ जो ब्लॉसम रहती है वो अपना लड़ाई का टेक्निक को सीखने के बजाय खेती बाड़ी में ध्यान देने लग जाती है और वो बहुत ही ज्यादा एकदम मन लगा रही होती है उस चीज में। फिर जो बिरेली रहती है वो अपने जो आर्चरी रहती है उसमें बहुत ही ज्यादा एकदम डर रही होती है, जिसपे जो फेनरिस थी उसे थोड़ा बहुत एकदम मोटिवेट करती है और बोलती है कि तुम चाहो तो अपने टेक्निक को थोड़ा और एकदम सुधार सकती हो और अपने डर को दूर भगाओ, तब जाके ही तुम आगे बढ़ पाओगी। फिर जो बेलानो रहती है वो अपने मैजिक को यूज ही नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से जो बनाजा था वो उसे एक ऐसी रिंग देता है जिसको पहनने से वो बहुत ही ज्यादा एकदम मैजिक में ताकतवर हो जाएगी। लेकिन वो उस रिंग को चुपके से एकदम अपने रिंग फिंगर में पहनने वाली होती है, लेकिन जो फेनरिस थी वो तुरंत ही उसके पीछे आके उसे डराते हुए बोलती है कि ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना, जिसकी वजह से जो बेलानो थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाती है। फिर उसके बाद बारीरोसा का हमें सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो बारीरोसा थी कैटरपिलर से लड़ते हुए बहुत ही ज्यादा एकदम थक चुकी होती है और वो बनाजा को बोल रही होती है कि सर प्लीज मेरी यहाँ पे हेल्प करिए, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा एकदम फंस चुकी हूँ। तो उतनी देर में वहाँ फेनरिस आ जाती है और तेजी से उस कैटरपिलर को एक ही झटके में हरा देती है और फिर बोलती है बारीरोसा से कि मैं जान रही हूँ यहाँ पे तुम बेचारी बनने का एक्टिंग कर रही हो, बिल्कुल भी यहाँ मेरे से एकदम बनाजा को चुराने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं तुम्हारी
तुम्हारी हालत एकदम पतली कर दूंगी। और फिर जो फेनरिस थी वो समझ चुकी थी कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं वो बनाजा के ऊपर ट्राई कर रही है, इसलिए उससे सतर्क रहना होगा। इसलिए जो फेनरिस रहती है वो डिसाइड कर लेती है कि वो अब बहुत ही ज्यादा एकदम अपने ऊपर मेहनत करेगी। फिर हमें सीन दिखाया जाता है इन लोग के दोबारा से डिनर का, जहाँ पे जो खाना था इस बार फेनरिस ने तैयार किया होता है और वो देखने में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा लग रहा होता है। जो सारी लड़कियां रहती है वो भी फेनरिस का तारीफ करती है। फिर जो फेनरिस रहती है वो इन सारे लोग को अपना जो सीक्रेट रहता है वो बताती है कि जब भी जो बनाजा था वो चुपके से अपना काम करने जाता था तो फिर वो भी अपना जो कुकिंग क्लासेस थी उसको लिया करती थी, जिसकी वजह से आज उसकी जो कुकिंग स्किल्स है वो बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी हो चुकी है। जो बनाजा रहता है उसको भी उसके जो खाना था वो बहुत ही ज्यादा एकदम टेस्टी लगता है। इन सारे लोगों को खाते हुए देखते हुए दूर से एक जो बीच थी वो देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि आखिरकार ये जो फेनरिस है वो इतनी ज्यादा एकदम पोलाइट क्यों हो रही है इस ह्यूमन के साथ। और वैसे भी मैं जहाँ तक जानती हूँ कि ये जो फेनरिस थी वो इतनी पोलाइट थी नहीं। उतनी देर में जो फेनरिस थी वो उसके पीछे आ जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ मेरा पीछा क्यों कर रही हो। असल में ये जो लड़की रहती है उसका नाम रहता है ओलिमिनास और ये फेनरिस की बहन होती है। फिर जो फेनरिस थी वो ओलिमिनास को यहाँ सबके सामने लेके आ जाती है, जहाँ जो ओलिमिनास थी वो चाय पीते हुए फेनरिस से बोलती है मन में सोचते हुए कि आखिरकार ये जो फेनरिस है वो इतनी शांत क्यों, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। तो जो फेनरिस रहती है वो बताती है अपनी बहन को कि यहाँ मिलो मेरे हस्बैंड से, यहाँ मैंने इनसे शादी कर ली है। जिसपे जो ओलिमिनास थी और भी ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाती है और बोलती है कि तुमने एक इंसान से शादी कर ली। तो फिर वो जानना चाह रही होती है कि आखिरकार इस इंसान में ऐसा खास क्या है। तो वो अपना स्टैट्स चेक करने वाली टेक्निक यूज करती है बनाजा के ऊपर, लेकिन वो उसके स्टैट्स ही नहीं देख पा रही होती है। इसलिए वो थोड़ी टेंशन में आ रही होती है कि आखिरकार ये जो बनाजा है वो आखिरकार है कौन। फिर वो पूछती है बनाजा से कि आखिरकार इस जो जगह था यहाँ पे बहुत सारे एकदम मॉन्स्टर्स हुआ करते थे, तो ये जगह इतनी साफ कैसे हो गई। तो जो बनाजा था वो बोलता है कि अच्छा वो तो मैंने यहाँ पूरे तरह से एकदम जो प्यूरिफिकेशन मैजिक है उसे स्पेल कर दिया था, इसलिए ये जगह पूरी तरीके से साफ हो गई। तो जो ओलिमिनास थी उसे पता चलता है कि जो इस जगह में प्यूरिफिकेशन मैजिक हुई है उसे बनाजा ने किया है। तो वो बोलती है कि अच्छा तो ये तुम ही थे जिसने हमारे दोस्तों को मार दिया है। फिर उसके बाद वो फेनरिस को बोलती है कि फेनरिस तुम्हें तो पता ही है ना कि यहाँ वो जो सारे मॉन्स्टर्स मरे थे उसमें तुम्हारा भाई भी था, तो इसका मतलब तुम्हारे भाई का खून ही ये बनाजा ही है, फिर भी तुम इसके साथ रह रही हो। तो जो बनाजा था उसे बिल्कुल भी नहीं पता था कि उसने फेनरिस के भाई को मारा हुआ है। तो वो उससे पूछता है कि क्या ये सच बोल रही है फेनरिस। जिस पे जो फेनरिस थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम नाराज होते हुए बोलती है बनाजा से कि हाँ मैं शुरू से ही जान रही थी कि आपने मेरे भाई को मारा है, लेकिन मैं इसके लिए बिल्कुल भी आपसे गुस्सा नहीं हूँ, क्योंकि जो मेरा भाई था वो असल में मारा गया है क्योंकि वो कमजोर था, कि वो बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर है। और अगर वो अभी भी जिंदा रहता तो वो इसी गम में मर जाता कि वो बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर है। और वैसे भी मैं आपके साथ इसलिए हूँ क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हैं और मैंने आपको अपने दिल से मास्टर मान लिया है, इसलिए मैं कभी भी आपको अब धोखा नहीं देने वाली हूँ। तो इस तरीके से एकदम भरत मिलाप देखती है ओलिमिनास, तो वो भी समझ जाती है कि वो फेनरिस को बिल्कुल भी अब अपने चंगुल में नहीं फंसा सकती है। इसलिए वो डिसाइड कर लेती है कि वो देखेगी कि जो बनाजा है वो आखिरकार कितना ज्यादा एकदम ताकतवर है। तो वो चैलेंज कर देती है बनाजा को और बोलती है कि मैं तुम्हें यहाँ मारने के लिए चैलेंज कर रही हूँ, मैं बस टेस्ट करना चाहती हूँ कि आखिरकार जो मेरी बहन का हस्बैंड है वो कितना ज्यादा एकदम ताकतवर है। तो जो फेनरिस थी वो समझ चुकी होती है क्योंकि वो उसकी बहन रहती है, इसलिए उसको सारे टैक्टिक्स पता रहते हैं। तो वो बोलती है कि तुम यहाँ फंसा के मेरे हस्बैंड पे चोट पहुंचाना चाह रही हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। जिसके लिए जो बनाजा था वो बीच में आता और बोलता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ इसे संभाल लूंगा। फिर हमें फाइट दिखाई जाती है 1v1 बनाजा और ओलिमिनास के बीच में, जहाँ जो ओलिमिनास रहती है वो बोलती है कि अब मैं अपने दिखाऊंगी तुम्हें ताकत और मैं टेस्ट करूंगी कि तुम कितने ज्यादा एकदम ताकतवर हो। और वो एक जबरदस्त जो स्पेल रहता है वो बनाजा के ऊपर कर देती है, लेकिन ये तो उसका एक छलावा रहता है, वो असली स्पेल जो रहता है वो जमीन के अंदर से कर रही होती है। लेकिन जो बनाजा था उसे बिल्कुल भी इससे फर्क नहीं पड़ता और वो एक चुटकी बजाते हुए उसका जो तगड़ा मैजिक था उसे एकदम तोड़ देता है। और फिर उसके बाद वो एक मैजिक स्पेल क्रिएट करता है और बोलता है कि तुम मुझ पे चोट पहुंचाती तो मैं सह लेता, लेकिन तुमने फेनरिस के ऊपर चोट पहुंचाने का सोचा है। और ये बोल के वो बहुत ही तगड़ा एकदम स्पेल उसके ऊपर करता है, जिसकी वजह से वो फंस जाती है। तो वो अपनी फाइनली हार मान लेती है। दूसरी तरफ जो जितनी नाइट्स थी उन सभी का एकदम हालत खराब हो चुका होता है ये जानने के बाद कि जिस लड़की को ये लोग अभी तक एक नॉर्मल लड़की समझ रहे थे। फिर हमें दोबारा से सीन दिखाया जाता है बनाजा और फेनरिस का, जहाँ पे जो फेनरिस थी वो बोल रही होती है बनाजा से कि मैं माफी चाहती हूँ कि जो मेरी बहन है उसने बहुत ही ज्यादा एकदम मुसीबत का सामना करवाया आपको। जिसपे जो बनाजा था वो बोलता है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और बनाजा के मन में तो बस यही चल रहा होता है कि किस तरीके से जो ओलिमिनास थी उसने डायरेक्टली बोल दिया था बनाजा को कि यही जो आदमी है उसने ही हमारे भाई बहन का खून किया है, और उसे एक तरह से गिल्ट लग रहा होता है कि उसने फेनरिस का जो भाई है उसको जान से मार दिया है। जिसपे जो फेनरिस थी वो समझ जाती है और वो बोलती है कि देखिए मेरे को बिल्कुल भी एकदम यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जो भी आपने किया है, और आपकी इसमें कोई भी गलती नहीं थी। और ये चीज बोल के वो उसे कंसोल करती है। दूसरी तरफ हम लोग चारों नाइट को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रहे होते हैं ब्लॉसम के स्टैट्स को देख के, क्योंकि उसके ऊपर अब ड्रैगन स्लेयर का टाइटल आ चुका होता है। फिर वहाँ जो बारीरोसा थी वो डिसाइड करती है कि वो जा रही है ट्रेनिंग को करने के लिए, और फिर वो वहाँ से एकदम निकल जाती है। इसको देखते हुए सारी जो नाइट्स रहती है वो बात करती है कि जो बारीरोसा है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर नाइट बनेगी आगे चल के, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एकदम ट्रेनिंग किया करती है। लेकिन जो बारीरोसा थी उसका तो कुछ और ही बात था, वो बहुत ही ज्यादा एकदम इमोशनल थी और रो रही थी, क्योंकि वो भी वो ड्रैगन स्लेयर का टाइटल चाहती थी। इस दुनिया में किसी को भी अगर ड्रैगन स्लेयर का टाइटल मिल जाता है तो उसका ओहदा ऑटोमेटिक ही बड़ा हो जाता है। और क्योंकि जो बारीरोसा है वो एक रॉयल फैमिली से आती है, लेकिन उसका जो रॉयल फैमिली था वो उसका स्टेटस बहुत ही ज्यादा एकदम लो था, और ये भी बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर नहीं है। इसी कारण
कारण से उसे हमेशा से एकदम प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा है और वो चाहती है कि वो इतनी ताकतवर बने कि वो अपनी फैमिली का जो स्टेटस है उसे थोड़ा अप कर पाए। और अगर ड्रैगन स्लेयर का टाइटल उसे मिल जाता तो वो ये चीज कर पाती, इसलिए वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही होती है कि उतनी ही देर में वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जो कि बारिरोसा को टोकता है और बोलता है कि हे, मैं यहाँ पे तुमसे अपनी शिष्य के बारे में पूछना चाहता हूँ जो कि यहीं पे रहती है, उसका नाम फेनरिस है, क्या तुम जानती हो उसे? तो जो बारिरोसा थी वो देखती है कि ये जो आदमी है वो फेनरिस को अपना शिष्य बता रहा है, तो वो तुरंत ही उसके ऊपर तलवार टान देती है और बोलती है कि मैं जान चुकी हूँ कि तुम डीमन सेना से हो, लेकिन तुम यहाँ पे जो भी चीज करने के लिए आए हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो चीज तुम कर नहीं पाओगे, क्योंकि जो फेनरिस है वो अब हमारे साथ ज्वाइन हो चुकी है। तो जो आदमी था वो बोलता है कि अरे तुम टेंशन मत लो, यहाँ पे मैं बस वहाँ जो फेनरिस है उससे बात करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर तुम मुझसे मिलना नहीं देना चाहती उसे तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरा नाम यहाँ गाइल है और उसे बता देना कि मैं यहाँ आया हुआ था और मैं उससे मिलना चाहता था। और ये चीज बोल के वो यहाँ से चला जाता है। उतने देर में यहाँ जो बनाजा और रहती है और फेनरिस रहते हैं वो भी आ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं बारिरोसा को कि तुम ठीक तो हो ना, जिस पे जो बारिरोसा थी वो बोलती है कि आखिरकार मुझे ही क्या होगा। तो ये दोनों बताते हैं कि जिस आदमी से तुम अभी बात कर रही थी वो कोई और नहीं, डीमन लॉर्ड ही था। जैसी बारिरोसा सुनती है ये चीज कि वो आदमी जो था वो डीमन लॉर्ड था तो उसके एकदम हालत पस्त हो जाता है। हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ जो बनाजा और फेनरिस थे उनको थोड़ा बहुत एकदम एहसास होता है कि कोई बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर एंटिटी बारिरोसा के सामने आई हुई है, इसलिए वो समझ चुके होते हैं कि ये और कोई नहीं डीमन लॉर्ड ही है। लेकिन जो फेनरिस थी उसे तो कुछ और ही एकदम मन में सता रहा था कि आखिरकार ये जो डीमन लॉर्ड है वो इतना ज्यादा एकदम बकवास सा नाम क्यों यहाँ पे बताया कि गाइल है उसका नाम, जबकि वो कोई और भी कूल सा भी नाम बता सकता था। वैसे ही उसने अपना जो वेशभूषा है वो एकदम फेक रखा है और नाम भी फेक बताया। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो डीमन लॉर्ड रहता है वो दोबारा से आ चुका होता है फेनरिस और बनाजा से मिलने के लिए, जहाँ जो फेनरिस और बनाजा थे वो उसे वेलकम करते हैं अपने कमरे के अंदर। वहाँ जो बारिरोसा थी वो तो बहुत ही ज्यादा एकदम डर चुकी थी क्योंकि उससे पता चल चुका था कि कल जिस आदमी को उसने इतना ज्यादा रूडली भगाया था वो असल में एक डीमन लॉर्ड था। और सोने पे सुहागा ये बात होती है कि उसे उसके बगल में ही बैठा दिया गया होता है और उसकी हालत देखने वाली होती है। फिर फाइनली बनाजा और डीमन लॉर्ड के बीच में बात होनी शुरू होती है, जहाँ पे जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है बनाजा से कि मैं जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम इतने ज्यादा एकदम ताकतवर हो तो तुमने इस जगह पे अपने जो किंग है उसका साथ क्यों नहीं दिया। तो जो बनाजा था वो बोलता है कि देखो मैं यहाँ पे इस दुनिया का हूँ भी नहीं और मैंने अभी तक डिसाइड भी नहीं किया है कि मैं किसकी साइड लूंगा, क्योंकि मैं जानता नहीं कि कौन सही है कौन गलत, इसलिए मैं इस पछड़े में पढ़ना ही नहीं चाहता। तो ये चीज सुन के जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है फेनरिस को कि तुमने अभी तक इसे बताया नहीं है कि आखिरकार ह्यूमंस और डीमंस के बीच में इस दुनिया में क्यों लड़ाई हो रही है। तो जो फेनरिस थी वो बोलती है कि मैं अपने हस्बैंड को जो कि एकदम शांति प्रिय है बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इन्हें लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी पसंद नहीं, इसलिए मैंने इन्हें कुछ बताया ही नहीं। तो जो डीमन लॉर्ड था वो बताता है बनाजा को कि देखो इस दुनिया में इंसानों और डीमंस के बीच में इसलिए लड़ाई हो रही है क्योंकि सैकड़ों साल पहले जो हमारे पहले डीमन लॉर्ड थे वो भी तुम्हारी तरह दूसरी दुनिया से आए थे और उन्होंने ही डिसाइड किया था कि जो वो है वो पूरी दुनिया पे एकदम कंट्रोल करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर थे। इसी कारण से हमारा जो लेगेसी है वो पास डाउन होते रहा और ह्यूमंस और डीमंस के बीच में लड़ाई एकदम लगातार होती रही है। और ये सारी चीजें बोलते हुए वो अपनी ताकत को भी शो कर रहा होता है और बनाजा को ऑफर करता है कि तुम मेरे टीम को ज्वाइन कर लो, जिस पे जो बनाजा था वो उसे मना कर देता है, जिससे जो डीमन लॉर्ड था वो बोलता है कि अच्छा तो इसी तरह से तुमने अपने किंग को भी मना किया था, और वो हंसते हुए यहाँ से उन सभी को थैंक्स करके चला जाता है। वो जाते जाते ये भी बोलता है कि तुम नहीं तो मेरे को यहाँ पे एक अच्छा कंटेंडर लग रहा है जो कि मेरी डीमन सेना को ज्वाइन कर सकता है, और वो बारिरोसा की तरफ इशारा कर रहा होता है। और जो बारिरोसा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर चुकी होती है, इतने ज्यादा एकदम किलिंग इंटेंट को देख के डीमन लॉर्ड की तरफ से। इसी वजह से वो वहीं पे एकदम बेहोश हो जाती है और उसका जो आंख था वो सीधा अगले दिन ही खुलता है। जैसे ही बारिरोसा का नींद खुलता है तो वो नीचे आती है डिनर करने के टेबल पे, जहाँ पे वो जैसे ही देखती है कि इसके जो सारे टीममेट्स थे वो भी कुछ चीज को एकदम छुप के देख रहे होते हैं, और वो बारिरोसा को भी बोलते हैं कि तुम एकदम छुप के यहाँ पे देखो। तो जो बारिरोसा थी वो जैसे ही देखती है तो और भी ज्यादा एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे पता चलता है कि जो डीमन लॉर्ड है वो यहाँ उनके साथ नाश्ता करने के लिए आया हुआ रहता है, और वो खाना खाते हुए बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो रहा होता है। जिस पे जो बारिरोसा थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर चुकी होती है दोबारा से, और बोलती है कि मैं इस तरीके से नाश्ता नहीं कर सकती, और वो ड्रेस करने के बहाना करते हुए यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद डेली जो डीमन लॉर्ड रहता है वो बनाजा से मिलने के लिए आ चुका होता है किसी न किसी बहाना को करते हुए, और वो कुछ ना कुछ करके जो बारिरोसा है उससे एकदम बात करना चाह रहा होता है, लेकिन बारिरोसा बार बार उसे कुछ ना कुछ काम का बहाना देते हुए अवॉइड कर रही होती है, जिसकी वजह से जो डीमन लॉर्ड था वो ये समझता है कि जो बारिरोसा है वो बहुत ही ज्यादा एकदम मेहनती है और हर समय एकदम काम करते रहती है। फिर हमें कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो किंग रहता है उसका खबरी उसे बता रहा होता है कि हाल ही में जो बनाजा है उसके सामने हमें डीमन की सेना का एक सोल्जर की आओ जाओ बहुत ही ज्यादा एकदम देखने को मिली है, और हमें ऐसा लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं डीमंस की सेना से नेगोशिएट कर रहा है, जिससे जो किंग था वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि उसने हमारी टीम को ज्वाइन न करके बहुत ही बड़ी गलती की है, और वो यहाँ पे अब डीमंस की सेना को ज्वाइन करना चाहता है। और वो बोल देता है डायरेक्टली कि हम लोग को उसे सबक सिखाना होगा, जिस पे जो उसकी बेटी थी वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि डैड यहाँ हम लोग को एक बार बात करनी चाहिए उससे, हो सकता है कि उसने हमारी तरह उसको भी रिजेक्ट कर दिया हो। जिसके जो किंग था वो बोलता है कि तुम यहाँ बिल्कुल भी मुंह मत चलाओ, यहाँ मैं किंग हूँ तुम नहीं। उतने देर में वहाँ जो हीरो रहता है वो भी आ जाता है और अपना बड़ा बड़ा डींगे हाँकते हुए बोलता है कि आप अगर मुझे बहुत सारे सेना दे दें तो मैं यहाँ आराम से जाके उस
उसे हरा दूंगा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है डीमन कासल का, जहाँ पे जो डीमन लॉर्ड था वो आ चुका होता है और उसकी जो सबऑर्डिनेट थी वो उसे बोल रही होती है कि आप हाल ही में बहुत ज्यादा एकदम जा रहे हैं बनाजा से मिलने के लिए, वैसे आपका उसके पीछे ख्याल क्या है। तो जो डीमन लॉर्ड था वो उसे बोलता है कि जो बनाजा है वो बहुत ही ज्यादा एकदम इंटरेस्टिंग आदमी है, अभी हमें उस पे ऊपर हमला बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए एकदम हानिकारक है। फिर भी जो उसकी सबऑर्डिनेट थी वो बोल रही होती है कि हमारी जो सेना है वो लड़ाई करने के लिए एकदम इच्छुक है, हम चाहते हैं कि आप हमारा जो एक ऑर्डर है वो उसे पास करें, जिसपे जो डीमन लॉर्ड था वो इस चीज के लिए मना कर देता है। फिर दोबारा से सीन हम लोग बनाजा के और फेनरिस का देखते हैं, जहाँ पे जो फेनरिस थी वो पूछ रही होती है बनाजा से कि आप इतना ज्यादा एकदम डीमंस और इंसानों के बीच में बिल्कुल क्यों नहीं आना चाहते हैं, कहीं इसकी वजह मैं तो नहीं हूँ इसलिए आप डीमंस को बचाना चाहते हैं। तो जो बनाजा था वो बोलता है कि नहीं, यहाँ पे बात ये है कि मैं किसी के भी पचड़े में बीच में नहीं पड़ना चाहता हूँ, वैसे भी बस मैं आराम से जिंदगी जीना चाहता हूँ, तो कोई लोग मुझे परेशान बिल्कुल भी ना करे। इस चीज को सुन के जो फेनरिस थी वो और भी ज्यादा खुश होती है और वो बोलती है कि मैं शुरू से ही जानती थी कि जो मेरा हस्बैंड है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है, इसलिए वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किसी भी वो पचड़े में पड़े। इन सभी बातों के बीच में इन सभी को सारी जो नाइट्स रहती है वो आके बताती है कि बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ी मुसीबत हो चुकी है, बाहर आके देखो। फिर ये लोग जैसे ही बाहर जाते हैं तो इन लोगों को पता चलता है कि जो हीरो है वो बहुत ही बड़ी सेना, लिटरली बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ी सेना इन लेके इन सभी के सामने एकदम आ चुका होता है और इन सभी को बोल रहा होता है कि हे, तुम लोग को लग रहा होगा कि तुम लोग डीमंस की सेना को ज्वाइन कर लोगे, लेकिन मैं यहाँ तुम्हें बता दूं कि अगर तुमने हमारे सेना को ज्वाइन नहीं किया तो हम लोग तुम्हें यहीं पे बर्बाद कर देंगे, इसलिए मैं तुम्हें फाइनल ऑफर दे रहा हूँ कि तुम ह्यूमंस की सेना को ज्वाइन कर लो। जिसके लिए जो बनाजा था वो फिर से उसे मना कर देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि मैं डीमंस को भी ज्वाइन नहीं कर रहा और ना मैं ह्यूमंस को ज्वाइन करूंगा। तो जो हीरो था वो बोलता है कि लगता है कि तुमने सोच लिया है कि तुम यहीं पे मर के ही रहोगे। और फिर उसके बाद वो नाइट्स को बोलता है कि तुम लोग अगर यहाँ इसे मना लेते हो हमें ज्वाइन करने के लिए तो मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा एकदम रिवॉर्ड दूंगा, जिसपे जो नाइट्स थी वो भी मना कर देती है। तो हीरो सोच लेता है कि अब वो खत्म कर देगा इसी जगह बनाजा को। तो जो बनाजा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम इरिटेट हो जाता है और वो बोलता है कि अच्छा तो तुम यही चाहते हो तो मुझे बिल्कुल भी इस पचड़े में पड़ना नहीं है, इसलिए मैं ये जगह ही चेंज कर लेता हूँ। और ये चीज बोल के वो इस जगह को टेलीपोर्ट करने लग जाता है। तो जो फेनरिस थी वो बोलती है कि हाँ, आप जहाँ रहिएगा वहाँ मैं भी रहूंगी। और ये चारों नाइट्स जो रहती है वो भी बोलती है कि हाँ, हम भी वहीं पे रहेंगे, क्योंकि आप ही ने हमें बताया है कि जो डीमंस है वो इतने ज्यादा बुरे भी नहीं है, उनकी भी अपनी मजबूरियां होती है। इसी वजह से जो बनाजा था वो बहुत ही बड़ा एकदम टेलीपोर्टेशन मैजिक वहाँ कास्ट करता है, जिसकी वजह से उसका जो पूरा घर था, पूरा खेत था, वो सारी चीजें एकदम वहाँ से टेलीपोर्ट होकर दूसरी जगह चली जाती है। इतने खतरनाक टेलीपोर्टेशन मैजिक को देख के जो हीरो था वो भी डर जाता है, क्योंकि इस तरीके का मैजिक वो भी नहीं कर सकता था। उतनी देर में जो उसका सोल्जर रहता है वो उसे बोलता है हीरो को कि देखिए वहाँ पे दूर में वो जो इंसान है वही डेली मिलने आया करता था बनाजा से। फिर हमें डीमन लॉर्ड दिखाया जाता है कि जो कि इस जगह आता है और इन सभी को देखता है और बोलता है कि यहाँ तो पहले बनाजा रहा करता था, वो आखिरकार चला कहाँ गया। फिर उसे पता चलता है कि इन सारे ह्यूमंस के चक्कर में वो जो बनाजा है वो इरिटेट होकर यहाँ से टेलीपोर्ट होकर कहीं और चला गया। तो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाता है और वो गुस्सा होते हुए अपनी सारी एनर्जी एकदम जोर से एकदम पोर्ट्रे करता है और बोलता है कि अब समय आ चुका है कि हम लोग ह्यूमन से बदला लें। और फिर अपने जो सारे सैनिक थे उन सभी को वो बोल देता है कि डायरेक्टली अटैक करने के लिए तैयार हो जाओ इन ह्यूमंस के ऊपर। उसकी जो ताकत थी वो इतनी ज्यादा थी कि चारों तरफ जितने भी ह्यूमंस उस जगह आए हुए थे वो सभी एकदम दूर दूर फेंकाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ जो इल्यूमिनास थी वो जैसे ही देखती है कि जो उसके लॉर्ड है उसने जंग की ऐलान कर दिया है तो वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाती है और सारे सोल्जर्स को बताने लगती है कि चलो अब हम लोग अटैक करने के लिए बढ़ने वाले हैं। जो हीरो रहता है वो इतना ज्यादा एकदम फट चुका होता है उसका डीमन लॉर्ड की ताकत को देख के कि वो अपने सारे जो सैनिक थे उन सभी को वहीं पे छोड़ के तेजी से एकदम कैसल की ओर भाग जाता है। फिर हमें फाइनली बनाजा का सीन दिखाया जाता है जो कि अपना पूरा एकदम जगह को टेलीपोर्ट करके उस कंट्री के एकदम कोने में लेके आ चुका होता है, जहाँ इन सभी को मिलना बिल्कुल भी एकदम मुश्किल था। ये लोग बहुत ही ज्यादा एकदम चैन की सांस लेते हैं कि यहाँ इनको कोई भी इंसान एकदम परेशान नहीं करेगा, लेकिन वो तो आगे देख के पता चलेगा। फिर हमें सीन दिखाया जाता है दोबारा से कैसल का, जहाँ पे किंग को रिपोर्ट दिया जा रहा होता है कि किस तरीके से वो लोग बनाजा को बनाने के लिए गए हुए थे, लेकिन जो बनाजा है उसने अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करते हुए वहीं से टेलीपोर्ट हो गया, जिसकी वजह से जो डीमन लॉर्ड था वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने हमारे खिलाफ एकदम जंग का ऐलान कर दिया है। हमारे जितने भी सैनिक एकदम वहाँ पे थे वो लोग बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रगल कर रहे हैं उन सभी से लड़ने के लिए। तो जो किंग था वो पूछता है कि आखिरकार हीरो कहाँ पे गया, तो सारे लोग बोलते हैं कि जो हीरो है वो सबसे पहले ही वहाँ से एकदम भाग निकला है। तो किंग बोलता है कि हमें पहले हीरो को पकड़ना होगा, तभी जाके हम लोग यहाँ से उसे एकदम लड़ाई के लिए तैयार कर सकते हैं और जल्द ही हमें एक प्यूरिफिकेशन जो मैजिक है उसे भी कास्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग ये जो डीमंस है उन सभी को एकदम दूर कर पाएंगे। लेकिन जो प्यूरिफिकेशन मैजिक रहता है उसको करने के लिए इन सारे ह्यूमंस को बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ा सेक्रीफाइस देना पड़ता है, क्योंकि वो प्यूरिफिकेशन मैजिक बहुत ही ज्यादा एकदम ताकत कंज्यूम करता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है डीमन लॉर्ड का, जो कि इल्यूमिनास से बात करते हुए बोल रहा होता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा एकदम आगे आ चुके हैं इन सारे ह्यूमंस को तबाह करने के लिए, लेकिन जल्द ही ये जो ह्यूमंस है वो पक्का प्यूरिफिकेशन मैजिक को एकदम अलाउ कर देंगे, जिसकी वजह से हम लोग को यहाँ से बच के भागना पड़ेगा। तो जो इल्यूमिनास थी वो बोलती है कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं, क्योंकि हमारे जो सेना है वो बहुत ही ज्यादा एकदम आगे आके बर्बाद कर चुकी है ह्यूमंस को, तो हम लोग और भी ज्यादा आगे बढ़ना चाहिए। जिसके लिए जो डीमन लॉर्ड था वो उसे मना करता है और बोलता है कि ये बहुत ही ज्यादा एकदम सीरियस हो जाएगा, इसलिए हमें पीछे हटना ही होगा। जो प्यूरिफिकेशन मैजिक रहता है वो इतना ज्यादा एकदम ताकतवर होता है कि वो 3-4 महीने तक जितने भी डीमंस है उन सभी को ह्यूमंस के एरिया में घुसने से रोक
रोक सकता है। इसी वजह से जो डीमन लॉर्ड था वो इन सारे लोग को पीछे हटने के लिए बोल देता है। फिर जो ह्यूमंस थे वो सारा जो प्यूरिफिकेशन मैजिक था उन सभी को एकदम कास्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जितने भी उनके मेजेस थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम थक जाते हैं। और जो किंग था उसने भी इसमें हेल्प की हुई थी, इसलिए वो भी एकदम थक के बेहोश हो जाता है। और फाइनली जो किंग था वो बेहोश होने की वजह से उसकी जो बेटी थी उसको थोड़े समय के लिए एकदम राजगद्दी दे दी जाती है। और वो जैसी एकदम रानी बनती है यहाँ की, तो वो डिसाइड करती है कि सबसे पहले हम लोग जो हीरो है उसको उसके पद से निकालना होगा, क्योंकि वो बिल्कुल भी किसी काम का नहीं है। तो जो उसके सलाहकार थे वो उसे बोलते हैं कि अगर हम लोग हीरो को यहाँ से निकाल देंगे तो फिर जो डीमंस है उससे लड़ेगा कौन। जिसके लिए वो बोलती है कि वैसे भी जो हीरो है वो हमारे काम बिल्कुल भी नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम लोग को उसे निकाल ही देना चाहिए। तो फिर ये सारे जो लोग रहते हैं वो वैसा ही करते हैं। फिर हमें हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि अपने महल में जैसे ही घुस रहा होता है तो सारे जो सोल्जर्स थे उसे रोक लेते हैं और बोलते हैं कि अब आप हीरो बिल्कुल भी नहीं रहे। तो जो हीरो था वो बोलता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम लोग जानते नहीं कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं तुम लोग से बदला लेके ही रहूंगा। लेकिन जो नाइट है वो बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुनता है। फिर हमें बनाजा का सीन दिखाया जाता है जो कि फेनरिस के बगल में लेटे हुए बोल रहा होता है फेनरिस को कि तुम लोग अगर मेरे साथ नहीं रहते तो मैं बिल्कुल भी यहाँ पे अच्छी तरीके से एकदम रह नहीं पाता। और वो बहुत सारी एकदम तारीफें फेनरिस और बाकी सारे लोगों की कर रहा होता है। लेकिन जो फेनरिस थी वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, इसलिए वो थक के एकदम सो चुकी होती है और वो सारी बातें सुनती ही नहीं है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जितनी भी नाइट्स थी वो इन सभी को बोल रही होती है कि आप लोग जब से यहाँ पे आए हैं मुझे नहीं लगता कि शादी के बाद आप लोग कभी भी डेट पे गए हुए हैं। इसलिए वो लोग फेनरिस को और बनाजा को एकदम फोर्स करने लगता है कि वो लोग डेट पे जाए, जिसके लिए जो बनाजा था वो शर्मा जाता है, लेकिन फेनरिस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लगती है। फिर ये दोनों निकल जाता है डेट पे, जहाँ पे जो बनाजा था वो सारे जगह घुमाते हुए फेनरिस को बोल रहा होता है कि तुमने मेरी बहुत ही ज्यादा एकदम मदद की है, लेकिन मैंने आज तक तुम्हें कोई भी तोहफा नहीं दिया। इसलिए वो फेनरिस को बोलता है कि तुम जो भी चीज चाहो वो यहाँ से खरीद सकती हो। तो जो फेनरिस थी वो खुश होते हुए एक दुकान में चली जाती है, जहाँ पे दुकान में जाने के बाद वो एक ब्रॉच को पसंद करती है। तो जो शॉपकीपर था वो भी बोलता है कि हाँ ये आपकी वाइफ पे बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा लगेगा। तो जो बनाजा था वो उस ब्रॉच को लेता है और फिर फेनरिस के ऊपर लगाते हुए देखते हुए बोलता है कि हाँ ये ब्रॉच तुम पे सच में बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा लगेगा। तो ये जो सीन था वो बहुत ही ज्यादा एकदम होलसम हो जाता है, जिसकी वजह से फेनरिस शर्माने लगती है और बनाजा भी समझ जाता है कि उसने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा एकदम अजीब चीज कर दिया है, इसलिए वो भी एकदम शर्माने लग जाता है और वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरा यहाँ पे ये मतलब नहीं था, लेकिन वो फंस चुका था, इसलिए वो फिर उसके बाद एकदम थोड़ा पैनिक कर जाता है। फिर दोबारा से जो फेनरिस बना जाते हैं वो अपने डेट कंप्लीट करने के बाद एकदम घर पे आ चुके होते हैं, जहाँ फेनरिस उस ब्रॉच को लेके बहुत ही ज्यादा एकदम खुश लग रही होती है और उसे देखे हुए एकदम स्माइल कर रही होती है। ये सारी चीजों को पीछे से जो नाइट्स थी वो भी देख रही होती है और उन सभी को समझ में आ जाता है कि ये जो ब्रॉच है वो उसे बनाजा ने दिलाया है, इसलिए वो जेलस फील करने लगती है और वो मन में सोच रही होती है चारों कि काश जो बनाजा है वो उनका भी हस्बैंड होता। फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो फेनरिस थी वो आज के दिन से बहुत ही ज्यादा एकदम खुश होती है, इसलिए वो बनाजा को एकदम जोर से हक कर रही होती है और वो बोल रही होती है कि आज मैं सच में बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हूँ। लेकिन जो बनाजा था उसे थोड़ा सा दूर करता है और फिर उसके बाद सो जाता है, लेकिन फेनरिस उसे दोबारा से हक कर लेती है। तो जो बनाजा था वो एकदम शर्मा जाता है। फिर हमें हीरो का सीन दिखाया जाता है जो कि असल में अब एकदम बागी बन चुका होता है और उसने डिसाइड कर लिया होता है कि इन सारे लोग से बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ करेगा। इसलिए वो जो कैसल रहता है उसके एकदम राज सिंहासन के खजाने के में आ जाता है, जहाँ पे वो कुछ ना कुछ चीजें ढूंढ रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि अगर कुछ ताकतवर चीज उससे मिल गई तो वो लोग इन लोग से बदला ले पाएगा। वो सामानों को खोजते हुए बहुत ही ज्यादा एकदम इरिटेट हो रहा होता है बनाजा की ताकत को याद करते हुए, और वो सोच रहा होता है कि अगर मैं उसकी तरह ताकतवर होता तो मैं अभी तक इस पूरे जो डीमन लॉर्ड है इन सभी को खत्म कर दिया होता। तो इस चीज को महसूस करते हुए वहाँ एक ताकत जो रहती है वो उसे बोलती है कि अगर तुम यहाँ पे ताकतवर ही होना चाहते हो तो मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बना सकती हूँ। तो जो हीरो था वो सोचता है कि यहाँ पे कौन उसे बुला रहा है, इसलिए वो उस आवाज का पीछा करने लग जाता है। वो जैसे ही उस आवाज के पास जाता है तो वो देखता है कि एक जो तलवार है उसके अंदर से उसे आवाज आ रही होती है और वो तलवार बोल रही होती है कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर बना सकती हूँ और मैं तुम्हें इतनी ज्यादा ताकत दे दूंगी कि तुम्हें विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे यहाँ से आजाद करना होगा। उस आवाज को आजाद करने के लिए बस यहाँ पे हीरो को कुछ नहीं करना था, उस तलवार को निकालना ही था। और खास बात ये थी कि ये जो आवाज थी वो सिर्फ हीरो को ही आ रही थी, वो पीछे जो लड़की खड़ी थी वो उसको आवाज आ ही नहीं रही थी। तो जो हीरो था वो बहुत ही ज्यादा इरिटेटेड था, वो बनाजा से बदला लेना चाहता था, इसलिए वो इस चीज पे डबल श्योरिटी भी नहीं करता है और तेजी से उस तलवार को एकदम उठा लेता है, जिसकी वजह से वो जो ताकत थी वो वहां से आजाद हो जाती है और आजाद होते हुए वो बहुत ही खुश होते हुए बाहर आ जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ये शक्ति और कोई नहीं है, एक अजीब सी जीन वाली लड़की रहती है। वो हीरो से खुश रहती है क्योंकि उसने उसे आजाद किया रहता है, इसलिए वो हीरो को बोलती है कि वो उसके बदले में उसे 3 इच्छाएं पूरी करने की एकदम कोशिश करेगी। तो जो हीरो था वो सोच लेता है और वो अपनी पहली इच्छा उसको बता देता है, जिसे हमें बताया नहीं जाता है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है महारानी का, जो कि अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रही होती है और उसने बोला होता है अपने साथियों को कि जल्द से जल्द यहाँ पे जो भविष्य देखने वाली औरत है उसे बुलाया जाए। फिर जैसी वो जो औरत थी वो आती है तो वो बोलती है कि आपने मुझे बुलाया है, इसका मतलब है कि बहुत ही ज्यादा मामला सीरियस हो चुका है। तो जो राजकुमारी थी वो बोलती है कि हाँ यह मामला सीरियस हो चुका है, जो हमारा प्यूरिफिकेशन मैजिक है वो हमें 2-3 महीने तक ही बचा सकता है, उसके बाद हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप पता करें अपने जादू का यूज करते हुए कि हमें क्या करना चाहिए। उतनी देर में अचानक से इन सारे लोग जो रहते हैं उन सभी के गले में एक पट्टा आ जाता है और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये क्या है, लेकिन जो राजकुमारी थी उसे पता चल जाता है कि आखिरकार क्या, और वो अपने सैनिकों को तुरंत ही तहखाने में भेजती है और बोलती है कि जल्द से जल्द वहाँ पे जाके उस जिन
इनको पकड़ के लाओ। जो सारे लोग थे उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये क्या था। तो जो राजकुमारी थी वो बताती है कि बरसों पहले जो हमारे एंसेस्टर्स थे उन सभी ने डीमन लॉर्ड को हराने के लिए एक जिन की मदद ली थी और उस जिन ने बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी तरीके से उस डीमन लॉर्ड को हरा दिया था, लेकिन बदले में उसने हमारे जो 50% पॉपुलेशन था उसे खत्म कर दिया था। वो कोई भी एकदम इच्छा को पूरी करती है तो उसके बदले में कुछ ना कुछ मांगती है, और अगर उसने अभी अपना जो फर्स्ट इच्छा को कंप्लीट कर दिया किसी यूजर के तो हम सभी को एकदम सेक्रीफाइस कर देगी। और फिर इस बाद वो तेजी से एकदम बोलती है उस जादूगरनी को कि जल्द से जल्द हमें बताए कि हमें कौन बचा सकता है। तो जो जादूगरनी थी अपने जादू का यूज करती है और फिर उसके बाद बोलती है कि जो लोग आपको बचा सकते हैं वो तो इस दुनिया में दोबारा से आ ही चुके हैं, उसका नाम है बनाजा। तो ये सारे लोग बोलते हैं कि बनाजा हमने उससे बात करके देखी है लेकिन वो हमारी मदद करना ही नहीं चाहता है। तो जो राजकुमारी थी वो बोलती है कि इस बार मैं उससे जाके पर्सनली बात करूंगी। दूसरी तरफ हम लोग बनाजा को देखते हैं जो कि उस ड्रैगन्स के सारे खाल से एक बहुत ही तगड़ा एकदम ढाल बना चुका होता है और उसी ढाल को वो एडवेंचर गिल्ड में बेचने के लिए आया हुआ होता है। जो आदमी था वो बोलता है कि ये तो जो ढाल है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर लग रही है और ये ड्रैगन की शील्ड से बनी है और इसके अंदर बहुत ही तगड़ा एकदम इंचेंटमेंट भी किया हुआ है, तुमने बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी चीज लेके आई है मेरे सामने। ये जो सारा पूरा एकदम ट्रांजेक्शन रहता है वो बहुत ही अच्छे से हो रहा होता है और इन सारी चीजों को पीछे से एकदम फेनरिस और बारिरोसा भी छुप के देख रहे होते हैं। वो लोग देखते हैं कि किस तरीके से जो बनाजा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से डील कर रहा होता है और वो लोग बहुत ही खुश हो रहे होते हैं। तो जो फेनरिस थी वो डींगे हाँकते हुए बोलती है कि ऐसा क्यों ना हो, मेरा जो हस्बैंड था वो पिछले जिंदगी में एक बहुत ही अच्छा एकदम मर्चेंट था, इसलिए उसे ट्रेड करने बहुत ही अच्छी तरीके से आता है। तो जो बारिरोसा थी वो उदास होते हुए बोलती है कि काश जो बनाजा है वो उसका हस्बैंड होता। तो जो फेनरिस थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम सीरियस हो जाती है और उसे पकड़ते हुए बोलती है कि फिर से कहना, तो तुमने क्या कहा। तो जो बारिरोसा थी वो डर जाती है और बोलती है कि अरे मैं तो मजाक कर रही थी, तुम सीरियस क्यों ले रही हो। फिर हम लोग बनाजा को देखते हैं जो कि बाहर आ चुका होता है और वो बारिरोसा को थैंक्स कहता है क्योंकि ये जो मर्चेंट था उससे डील यहाँ बारिरोसा नहीं करवाई थी। तो जो बारिरोसा थी वो बोलती है कि आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को मैं पहचानती हूँ, इसलिए आपको जो भी जरूरत पड़ेगी मैं उससे आपको पहचान करवा दूंगी। तो जो फेनरिस थी वो अब निकलना शुरू करती है बनाजा के साथ और फिर पकड़ते हुए उसे बोलती है कि आप आजकल बहुत ही ज्यादा एकदम बिजी रहने लगे हो, लेकिन मैं उस समय को मिस कर रही हूँ कि किस तरीके से हम लोग घूमा करते थे साथ में। तो जो बनाजा था वो समझ जाता है कि जो फेनरिस है वो उसके साथ डेट में दोबारा से एकदम जाना चाहती है। उतनी ही देर में जो बनाजा था उसके सिस्टम में उसे नोटिफिकेशन आना शुरू करता है कि कोई अननोन जिन है जो आपके ऊपर अटैक करना चाहता है। तो जो बनाजा था वो अलर्ट हो जाता है और उतनी ही देर में जो जिन रहती है वो भी उसके सामने आ जाती है और उसे बोलती है कि आपका नाम क्या बनाजा है। तो जो बनाजा तो बोलता है कि हाँ मेरा नाम बनाजा है। तो जो जिन थी वो बोलती है कि किसी ने आपके खिलाफ एक मेरे से रिवॉर्ड मांगा है और मैं उसे पूरा करना चाहती हूँ क्योंकि वो आपकी मौत चाहता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे जो हीरो था वो अपना फर्स्ट विश ये मांगता है उस जिन से कि वो बनाजा को मार दे। इसी वजह से जो जिन थी वो अब एक बहुत ही तगड़ा एकदम जो अटैक रहता है वो बनाजा के ऊपर कर देती है, लेकिन उसे बचाने के लिए बीच में अचानक से ही फेनरिस आ जाती है और वो तगड़ा सा जो ब्लो था वो फेनरिस को लग जाता है, जिसकी वजह से फेनरिस की हालत बहुत ही पतली हो जाती है। समय रहती है बनाजा ने अपना शील्ड को एक्टिवेट तो किया था लेकिन उसकी जो मदद थी वो बिल्कुल भी फेनरिस को नहीं हो पाती है और फेनरिस की हालत बहुत ही नाजुक हो चुकी होती है। और इस चीज को देख के जो बनाजा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम ट्रॉमेटाइज हो चुका होता है। जो बनाजा था वो एकदम बहुत ही ज्यादा समझ ही नहीं पा रहा होता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। वो फेनरिस को पकड़ता है जिसपे जो फेनरिस थी वो बोलती है कि आप यहाँ से भाग जाइए। तो जो जिन थी वो देखती है कि ये सारे लोग का जो निशाना है वो बिल्कुल सही जगह पे नहीं लगा है, इसलिए वो बोलती है कि अरे यार मेरा निशाना बेकार लग गया। तो वो बहुत ही तगड़ा एकदम अटैक करना शुरू कर देती है बनाजा के ऊपर, लेकिन बनाजा तो यहाँ ध्यान दिया हुआ रहता है फेनरिस के ऊपर पर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो किस तरीके से फेनरिस को ठीक करे और वो अपने चारों तरफ एक बड़ा सा बैरियर क्रिएट कर लिया रहता है जिसकी वजह से वो जो जिन का अटैक था वो उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता है। फिर बनाजा ट्राई करता है अपने हीलिंग मैजिक का यूज करने का, लेकिन वो हीलिंग मैजिक उसको हील ही नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि वो जो घाव था वो बहुत ही ज्यादा एकदम गहरा था। तो फिर बनाजा अपने सिस्टम से पूछता है कि यहाँ पे कोई ना कोई एक तो मैजिक होगा जिससे मैं यहाँ फेनरिस को ठीक कर सकता हूँ, लेकिन जो उसका सिस्टम था वो उसे थोड़ा बहुत भी गाइड नहीं कर पा रहा होता है। दूसरी तरफ जो जिन थी वो लगातार एकदम अटैक कर रही होती है बनाजा के ऊपर, जिससे बनाजा को कुछ हो ही नहीं रहा होता है, जिसकी वजह से जो जिन थी वो भी इरिटेट हो रही होती है। बनाजा इस सारे चीजों को देख के डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा होता है और वो फाइनली बहुत ही ज्यादा सीरियस होता है और वो बोलता है कि तुम ही हो वो, यहाँ पे तुम्हारी वजह से जो फेनरिस है उसे बहुत ही ज्यादा एकदम डैमेज हुआ है और ये सीरियस होने की वजह से जो जिन थी उसके ऊपर अब मौत आने वाली है और वो इस चीज को जानती भी नहीं है। इतने ज्यादा भयानक धमकी के बाद बनाजा के जो जिन रहती है उसको बिल्कुल भी नहीं लग रहा होता है कि ये बनाजा उसका कुछ कर भी पाएगा, लेकिन जो बनाजा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम सीरियस हो चुका था। वो तेजी से एकदम दौड़ते हुए जाता है और जो अपना हाथ रहता है उसके मुंह पे दे मारता है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा एकदम जोर से ब्लीड करने लग जाती है। जिनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार एक जो इंसान है वो उसको चोट कैसे पहुंचा सकता है और उसका जो बैरियर था वो उसे तोड़ कैसे सकता है, लेकिन वो उतना देर में समझती कि जो बनाजा था उसका मुंडी ले जाके सीधा दीवार पे टकरा देता है और उसकी हालत एकदम कमजोर हो रही थी। वो ये जानना चाह रही थी कि ये इंसान कोई नॉर्मल तो नहीं है और फिर वो स्टैट्स चेक करती है बनाजा का और देख के शॉक्ड हो जाती है क्योंकि वो सारे जो स्टैट्स थे इन्फिनिटी पे थे। तो वो समझ जाती है कि ये इंसान का वो एकदम सामना कर ही नहीं सकती है, इसलिए वो भागने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन
लेकिन बनाजा बहुत ही ज्यादा सीरियस होने के कारण वो उसे जाने ही नहीं देता है और बहुत ही बुरी तरीके से एकदम मार रहा होता है। इसी तरीके से पीटते हुए जो बनाजा था उसे पुरानी यादें आ रही होती है, किस तरीके से जो फेनरिस थी वो उसके साथ बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम रहा करती थी और उसे बहुत ही ज्यादा एकदम प्यार किया करती थी। और आज जो फेनरिस है उसकी हालत बहुत ही ज्यादा एकदम कमजोर है इसी जिन की वजह से। इसी वजह से जो बनाजा था उसका गुस्सा एकदम 7वें आसमान पे चढ़ चुका था और वो इस जिन को फाइनली एक बार अपनी जिंदगी में किसी न किसी इंसान को मारने वाला था और वो इस बार जिन थी। लेकिन यहाँ जो दूसरी तरफ फेनरिस रहती है वो अचानक से ही होश में आ जाती है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार वो तो मर गई थी ना, तो फिर वो जिंदा कैसे हो गई। तो उसे जो बारीरोसा रहती है वो बताती है कि तुम उधर देखो, जो सर बनाजा है वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्से में है। जो फेनरिस थी वो देखती है कि जो बनाजा है वो उसके लिए उस जिन से लड़ाया जा रहा है, तो और भी ज्यादा एकदम खुश हो जाती है कि उसका जो हस्बैंड है वो उसकी मौत से बहुत ही ज्यादा एकदम दुखी है, इसलिए वो बदला ले रहा है। लेकिन फिर अचानक से उसे याद आता है कि किस तरीके से जो बनाजा था उसने बताया था कि उसे बिल्कुल भी हिंसा पसंद नहीं है। इसी कारण से जो स्टार्टिंग में उसने उसे मारने की कोशिश भी की थी तो भी बनाजा ने फेनरिस को छोड़ दिया था। इसी चीज को याद करते हुए जो फेनरिस थी वो तेजी से एकदम भागती है और बनाजा को एकदम हक कर लेती है और पीछे से रोकते हुए उसे बोलती है कि नहीं, आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, आप मेरे कारण से अपनी जो काइंडनेस है उसे एकदम हटा नहीं सकते हैं, आप दिल से बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छे हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि आपके जो हाथ है वो मेरी वजह से खून से रंग जाए। जो बनाजा था वो जैसे ही देखता है कि फेनरिस उसके पीछे से उसे पकड़ लिया और वो होश में आ चुकी है तो वो थोड़ी देर के लिए उस जिन को छोड़ देता है और फेनरिस को पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम आखिरकार जिंदा कैसे हो। और फेनरिस कुछ बताती है कि उतनी देर में वो उसे जोर से हक कर लेता है और जो फेनरिस थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम रोना शुरू कर देती है। वो बनाजा को बोल रही होती है कि आप बिल्कुल भी इसे नहीं मारिएगा, मैं नहीं चाहती कि आप ऐसा एकदम बहुत ही ज्यादा डेडली लुक में आ जाए। और इन दोनों के बीच में बहुत ही ज्यादा एकदम होलसन मोमेंट हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो प्रिंसेस थी वो अपने सारे जितने भी मेजेस थे उन सभी को लेके शहर में टेलीपोर्ट हो जाती है और वो आई थी असल में बनाजा को ढूंढने के लिए। लेकिन उस टेलीपोर्टेशन मैजिक के कारण जितने भी उनके मेजेस थे वो बहुत ही ज्यादा एकदम थक गए थे। उन्होंने थोड़ी देर पहले ही बहुत ही तगड़ा एकदम प्यूरिफिकेशन मैजिक स्पेल कास्ट किया था और फिर तुरंत ही उन्हें ये टेलीपोर्टेशन मैजिक भी एकदम कास्ट करना पड़ा, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा थक गए थे। तो जो प्रिंसेस थी वो उनसे सॉरी बोलती है उनसे इतना ज्यादा ओवरवर्क करवाने के लिए, लेकिन फिर उन्हें मजबूरी में ये चीज करना ही पड़ रहा था क्योंकि अगर वो लोग अपनी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें बनाजा के पास जाना ही पड़ेगा। लेकिन अचानक से पता नहीं क्या होता है कि इनके गर्दन में जो लगा हुआ लॉकेट रहता है वो तेजी से एकदम टूट जाता है और इन लोग को लगता है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, हम पे तो कर्ज चढ़ा हुआ था ना, तो हम लोग तो मरने वाले थे, तो ये टूट कैसे गया। तो जो प्रिंसेस थी वो बोलती है कि पक्का मुझे लगता है कि वो जो जिन है वो हार चुकी है, लेकिन उसे हराने वाला कौन है। फिर सीन शिफ्ट हो जाता है कासल में, जहाँ हम लोग देखते हैं उसी हीरो को जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम परेशान हो रहा था क्योंकि अब जो उसको जिन जिताने भी वाली थी वो भी एकदम उसको कांटेक्ट नहीं कर रही थी और वो और उसकी जो लड़के थी वो अंदर ही बंद हो गए थे क्योंकि बाहर से जो गार्ड थे वो भी इन्हें एकदम टोकने के लिए आ रहे थे और उसे लग रहा होता है कि अब वो फंस चुका है। लेकिन पीछे से ही उसे एक और लड़की का आवाज आना शुरू हो जाता है और वो असल में एक धुंध के तौर पे आई हुई होती है। वो जो धुंध रहता है वो सीधा चला जाता है हीरो के साथ जो लड़की थी उसके बॉडी के अंदर और उसे पजेस कर लेता है और पजेस करने के बाद वो बोलता है कि मैं बहुत ही समय बाद एक इंसान के शरीर में आई हूँ, ये मुझे बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छा लगा, लेकिन इसने कितने अजीब कपड़े पहने हुए। और ये चीज बोल के वो उस लड़की का ड्रेस चेंज कर देती है। फिर उसके बाद वो हीरो को बोलती है कि तुम यही चाहते हो ना कि तुम्हें बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी शक्ति मिले, वो जो जिन थी वो तुम्हारा बिल्कुल भी एकदम ख्वाहिश नहीं पूरा कर सकती, वो बेकार थी, मैं तुम्हें इतनी ज्यादा एकदम असीम शक्तियां दूंगी कि तुम उसे संभाल भी नहीं पाओगे। और ये चीज बोल के वो एक स्पेल कास्ट करती है हीरो के ऊपर, जिसकी वजह से जो हीरो था उसका बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज होना शुरू हो जाता है और वो एक बहुत ही बड़े एकदम जाइंट मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। उसका जो मॉन्स्टर था वो इतना ज्यादा एकदम बड़ा हो गया था कि वो महल को ही तोड़ते हुए ऊपर आ जाता है और वो फिर तेजी से उड़ते हुए चला जाता है बनाजा से बदला लेने के लिए, जिसके ऊपर वो जो विच थी वो भी एकदम बैठी हुई थी और ये जो सारे लोग थे वो एकदम अनजान थे इनके ऊपर आने वाले खतरे से। फिर दोबारा से हमें फेनरिस और बनाजा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो लोग फाइनली हील कर देते हैं उसी जिन को। जो जिन रहती है वो जैसी हील होती है तो उसे समझ नहीं आता है कि आखिरकार बनाजा ने उससे बदला नहीं लिया और उसे हील क्यों कर दिया, लेकिन वो खुश भी थी कि वो अब थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है। तो जो बनाजा था उसे बोलता है कि देखो मेरा जो बदला था वो तुम्हारे साथ इसलिए था क्योंकि तुमने फेनरिस को बहुत ही बुरी तरीके से एकदम मार दिया था, लेकिन अब फेनरिस ठीक हो चुकी है तो मुझे तुमसे बिल्कुल भी एकदम कोई बदला नहीं लेना है। फिर जो बारीरोसा रहती है वो बोलती है कि अब ये जो जिन है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर है तो हम लोग इसे खुलेआम यहाँ छोड़ तो नहीं सकते हैं ना। तो बनाजा बोलता है कि रुको मेरे को 2-3 मिनट दो, यहाँ पे मैं कुछ चेक करता हूँ। और फिर एक स्पेल कास्ट करते हुए वो उस जिन के माइंड के अंदर झांकता है कि आखिरकार किसने उसे ऑर्डर दिया था और उसे पता चल जाता है कि जो हीरो है उसने उसे मारने का ऑर्डर दिया था। तो वो बोलता है कि हम लोग दोबारा से इसे कैसल में नहीं छोड़ सकते क्योंकि वहाँ पे कोई और इसे फिर से रिक्वेस्ट करेगा और ये उसके इच्छा को पूरी करने के लिए बहुत सारे लोगों की बलि चढ़ा देगी। और फिर वो डिसाइड करने ही वाला होता है कि इसके साथ क्या करना है। उतनी देर में जो फेनरिस रहती है वो तेजी से दौड़ते हुए आती है और फिर उसके बाद उस जिन को ऑफर करती है कि वो जो बनाजा है उसकी सर्वेंट बन जाए। तो जो बनाजा था वो बोलता है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, यहाँ पे जो जिन है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है तो इसे मैं सर्वेंट कैसे बना सकता हूँ। तो फेनरिस एकदम शांत करवा देती है उसे और बोलती है कि हमारे साथ वैसे ही बहुत सारी नाइट्स रहती है तो एक जिन भी रहेगी तो क्या हो जाएगा, वैसे भी बहुत ही ज्यादा ताकतवर है तो आपको वैसे भी सर्वेंट की जरूरत जो पड़ती है उसके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। और जिन लोगों को नहीं पता कि आखिरकार जो फेनरिस है वो ठीक
ठीक कैसे हो गई, तो मैं उन लोगों को बता देता हूँ कि जो बनाजा था वो बहुत ही ज्यादा एकदम फ्रस्ट्रेट हो गया था, क्योंकि उसका जो हीलिंग मैजिक था वो फेनरिस पे काम ही नहीं कर रहा था। इसलिए उसने टाइम को मैनिपुलेट कर दिया और टाइम मैजिक का यूज करते हुए उसने फेनरिस के जितने भी अगल बगल की चीजें थे उनको समय में पीछे लेकर चला गया, और इसी वजह से जो फेनरिस थी उसका जो शरीर था वो ठीक हो गया था। इस तरीके से जो फेनरिस है वो बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही होती है, इसलिए जो बनाजा था वो समझ जाता है कि आखिरकार फेनरिस ऐसा क्यों चाह रही है। तो वो बोलता है कि मैं समझ चुका हूँ कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों चाह रही हो, मैं तुम्हारे शक्ल पे ही पढ़ सकता हूँ। तो जो फेनरिस थी वो शर्मा जाती है और वो बोलती है कि हाँ तो क्या हो गया, वैसे भी हमारे टीम में अगर जिन जैसी बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर लड़की रहेगी तो हम लोग वैसे ही ताकतवर हो जाएंगे, इसलिए मैं बस चाहती हूँ कि आप इसे सर्वेंट बना ले। तो जो बनाजा था वो तो अपनी बीवी को मना नहीं कर सकता था, इसलिए वो बोलता है कि ठीक है चलो, फेनरिस को अगर उससे प्रॉब्लम नहीं है तो मैं इसे रखने के लिए तैयार हूँ, और वो अपना जो हाथ है उस जिन के आगे बढ़ा देता है। तो जो जिन थी वो हाथ मिलाने से पहले सोचने लगती है कि आखिरकार मैं हमेशा से सोचती थी कि जो इंसान है वो बहुत ही ज्यादा एकदम मतलबी हुआ करते हैं और उन्हें बस अपने काम से काम मतलब रहता है, लेकिन ये जो इंसान है वो अलग है। और ये चीज सोचते हुए वो बनाजा का एकदम सीरियस लुक जो उसने लड़ाई के समय देखा था उसे भी याद करने लगती है और उसे देख के एकदम बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। तो जो फेनरिस थी वो देखती है कि ये जो जिन है वो ब्लश कर रही है बनाजा को याद करके, तो वो भी बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा हो जाती है और वो बोलती है कि मैं समझ रही हूँ कि तुम ब्लश कर रही हो, लेकिन ये चीज करना छोड़ दो वरना मैं तुम्हें बता दूंगी एकदम बढ़िया से। और ऐसे ही इन दोनों के बीच में थोड़ा बहुत एकदम बैक एंड फोर्थ हो ही रहा होता है कि बनाजा का ध्यान जाता है कि उसने गुस्से में ही बहुत ही ज्यादा एकदम तबाही मचा दी है पूरे के पूरे शहर में। तो वो बोलता है कि अब मुझे ये जो डैमेज मैंने किया है इसे ठीक करना पड़ेगा, इसलिए वो अपना जो टाइम मैजिक उसने फेनरिस को ठीक करने के लिए यूज किया था उसे दोबारा यूज करने जा रहा होता है, लेकिन जो जिन थी वो उसे रोक लेती है और बोलती है कि मास्टर आपने एक बार यहाँ पे उस मैजिक का यूज कर लिया है, लेकिन दोबारा आप उस मैजिक का बिल्कुल भी ना यूज करें, क्योंकि वो जो मैजिक है वो छोटे एरिया में ही अगर आप करें तो ही ठीक रहता है, क्योंकि वो जो मैजिक है वो बहुत ही ज्यादा एकदम टाइम को मैनिपुलेट कर देता है जिसका आउटकम्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगे। और आप जो है वो बहुत ही ज्यादा एकदम ताकतवर हीरो हैं और आपके अंदर ऐसी ऐसी कैपेबिलिटीज है जिसकी वजह से आप ज्यादा एकदम ताकतवर हो जाते हैं और नॉर्मल ह्यूमंस तो है वो मैजिक यूज कर भी नहीं सकते जो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं ये चीज जान चुकी हूँ। जब मैंने आपको टच किया था और अपने मैजिक से आपको अटैक किया था तब आपने मेरे सारे जो मैजिक थे उसको कॉपी कर लिया था, तो आपके अंदर ये भी कैपेबिलिटीज है। जो बनाजा था वो अपने इस एकदम कैपेबिलिटीज को सुन के बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और बोलता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर वाली बात हो गई। फिर इन लोग की जो बातचीत रहती है वो यहीं पे खत्म हो जाती है और जो बनाजा रहता है वो उस शहर को वैसे ही छोड़ के एकदम भाग आता है अपने घर में। और यहाँ जैसे ये लोग घर में पहुंचते हैं तो जो जिन थी वो जैसे ही घर में एंटर होती है तो बाकी जितनी भी लड़कियां थी वो उसे देख के एकदम डरने लग जाती है कि इतनी खतरनाक जिन यहाँ उन लोग के साथ रहने वाली है। जो बारीरोसा रहती है वो बोलती है जिन को कि मैंने तुम्हारा जो बेड है वो तैयार कर दिया हमारे ही कमरे में, इसलिए तुम हमारे साथ सो सकती हो। जिसपे बाकी सारी लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बारीरोसा को बोलती है कि तुम यहाँ पे इतनी खतरनाक जिन को हमारे साथ कैसे रख सकती हो, मुझे बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है। लेकिन जो बारीरोसा थी वो बोलती है कि तुम क्यों डर रही हो, हमारे साथ बनाजा है और जब तक वो हमारे साथ है तब तक हमें कुछ भी नहीं हो सकता। फिर रात का सीन दिखाया जाता है हमें जहाँ पे जो फेनरिस रहती है वो सोने की तैयारी कर रही होती है और बनाजा जैसे ही उसके कमरे में आता है तो वो उसे बोलता है कि आज का दिन बहुत ही ज्यादा तुम्हारे लिए भारी रहा होगा, लेकिन फेनरिस तो कुछ और ही सोच रही होती है। वो तेजी से बनाजा के ऊपर चढ़ जाती है और फिर उसे हक करते हुए बोलती है कि क्या आप मुझे छोड़ के चले जाइएगा। तो बनाजा को समझ ही नहीं आता है, जिसपे फेनरिस बोलती है कि जैसा कि जिन ने बताया था कि आप कोई भी मैजिक को कॉपी कर सकते हो और एक समय ऐसा आएगा जब आप वो मैजिक भी सीख जाओगे जिसकी वजह से आप अपने दूसरे दुनिया में जा सकोगे। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप मुझे छोड़ के यहाँ से चले जाओगे। देखिए अगर आप जाना चाहते हो अपनी दुनिया में तो जा सकते हो, लेकिन मुझे भी लेकर चलो, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। और ये चीज बोलते हुए बहुत ही ज्यादा एकदम रोने लग जाती है, जिसपे बनाजा उसे हक करते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा और मैं इसी दुनिया में रहूंगा, क्योंकि जो मेरी दुनिया है वहाँ पे डेमी ह्यूमंस को बहुत ही बुरी तरीके से एकदम ट्रीट किया जाता है और मैं नहीं चाहता कि तुम वहाँ पे मेरे साथ जाओ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ही यहीं पे रहूंगा। फिर जो बनाजा था वो सीरियस हो जाता है और फिर बोलता है फेनरिस को कि देखो मैं तुमसे यहाँ पे कुछ चीज बोलना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनोगी? और इस बार मैं मजाक वाला नहीं सीरियस वाला बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने आज जो फेस किया है मैं समझ चुका हूँ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। जिसपे जो फेनरिस थी वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मैंने तो कभी आपको अपनी फेक हस्बैंड माना ही नहीं, मैं तो हमेशा से अपने आप को वाइफ ही मानती हूँ आपकी। और फिर ये चीज के बाद ये दोनों के बीच में किस हो जाता है और फिर मामला थोड़ा ज्यादा गंभीर होने ही वाला होता है कि उतनी ही देर में इन लोग को पता चलता है कि इनकी सारी जो बातें थी वो जिन दूर से सुन रही थी। तो जो बनाजा और फेनरिस थे वो बहुत ही ज्यादा शर्मा जाते हैं और जो बनाजा था वो तुरंत ही जाता है एकदम जिन के पास और बोलता है कि तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं है क्या, यहाँ पे तुम लोग हम लोग की बातें सुन रही हो और तुम यहाँ पे कब से हो? तो जो जिन थी वो बोलती है कि मैं तो शुरू से ही यहाँ पे हूँ और सच में आप लोग के बीच में बहुत ही ज्यादा एकदम प्यारी प्यारी बातें हुई है। तो बनाजा उसे बहुत ही ज्यादा एकदम चिढ़ जाता है और बोलता है कि तुमको यहाँ से भाग जाना चाहिए, लेकिन जिन बोलती है कि मैं तो आपकी सर्वेंट हूँ तो मुझे तो यहाँ हमेशा रहना चाहिए। और इसी तरीके से ये लोग के बीच में थोड़ा बैक एंड फोर्थ होता है और दूर से जो सारी नाइट्स रहती है चारों वो भी इन सभी का बात सुन रही थी और उन लोग को भी बहुत ही ज्यादा एकदम हंसी आ रहा होता है कि किस तरीके से इन लोग के प्राइवेट मोमेंट पे जो जिन थी वो डिस्टर्ब कर देती है। इसी के साथ जो ये एनिमे है उसका फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म होता है और इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत ही ज्यादा और भी अच्छा होने वाला है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप इस एनिमे को एंजॉय कर रहे हो तो इसको और भी ज्यादा एकदम सपोर्ट दिखाइए और उसके साथ ही हम लोग जल्दी इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी लेके आ जाएंगे। तब तक के लिए आप लाइक कीजिए और जो लाइक टारगेट है नेक्स्ट पार्ट के लिए वो है करीबन 2000। तब तक के लिए बाय।